पुरी साहब, मैं ना आपसे वो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपने कहीं नहीं करी है। एप्स्टीन फाइल्स। कोई इंसान इतना बड़ा हैवान हो सकता है? एक आदमी तो मेरे ऑफिस में मुझे गोली मारने आया था। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के क्या क्या मिथ हो सकता है? पढ़ा लिखा बंदा नहीं चाहिए मुझे, हमें स्मार्ट बंदा चाहिए। आपके हिसाब से कितने मेन चीट करते हैं और कितनी वुमेन चीट करती है? तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि रोज ये जिम जाती है, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप सोना चाहते हो, आप मेरे अंडर गारमेंट पहन के सोओगे, मैं आपके अंडर गारमेंट पहन के सोऊंगा। क्या? उसके भी आगे मेरी एक कंडीशन है, मैं उस आदमी को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है जिसे पता होता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे एक क्वेश्चन पूछते आपसे डर भी लग रहा है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू आस्क। आप ऐसे भी केस लेते हो जैसे कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या उनको कुछ पता करना है? पुरी साहब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो और ऐसा लगा अब तो मेरी जान पे आ गई है, या बहुत गड़बड़ हो गई है, या मैं कैसे बचूंगा? ये वाला पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया था बलदेव पुरी को, जो कि एक डिटेक्टिव है, ना कि इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल भी। अगर आप केस स्टडी सुनोगे आप हैरान रह जाओगे कि लोग इस लेवल तक सोच सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप सोच भी नहीं सकते लोग शादी से पहले क्या करते हैं, शादी के बाद क्या करते हैं, कितने मेन चीट करते हैं, कितने फीमेल चीट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है कि आप भी इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हो कि आपके साथ धोखा ना हो, तो आप इस पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देख सकते हो। पुरी जी, वेलकम टू द डीडी शो। और मैं बता नहीं सकता जो हमारा बाहर बैठ के डिस्कशन हुआ, कितना इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ है। मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि आपके पॉडकास्ट देखे हैं, आपके बारे में पढ़ा है, सारी चीज़ें देखी है। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मेरी ऑडियंस को कि आप क्या करते हैं और कितने टाइम से काम कर रहे हैं। मेरा नाम बलदेव पुरी है, मैं AMX डिटेक्टिव्स का मालिक हूँ। 1986 से मैं इस प्रोफेशन के अंदर हूँ। डिटेक्टिव एसोसिएशन जो पूरे हिंदुस्तान की है उसका मैं नेशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, एक ही है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। हमारे पास कॉर्पोरेट काम से स्टार्ट हुआ था, राइट, और आज की डेट के अंदर मैट्रिमोनियल फ्रंट सीट पे आ चुका है, राइट। तो मैट्रिमोनियल भी करते हैं, कॉर्पोरेट काम भी करते हैं, मर्डर्स इन्वेस्टिगेशंस भी होती है, राइट। हमारे पास डीबगिंग का काम भी होता है, हमारे पास मिसिंग पर्सन के केसेस भी आते हैं, हमारे पास थेफ्ट के केसेस भी आते हैं, हर तरह के केसेस आते हैं लास्ट 40 ईयर्स से। तो अब मेरी सेकंड जनरेशन जो मेरी डॉटर है वो अपनी कंपनी चला रही है, उसका नाम तान्या पुरी है, राइट, और वो मेरी कंपनी की CEO भी है, राइट। शी इज़ ऑल्सो हैंडलिंग जी। थैंक यू। पुरी साहब, मैं ना आपसे वो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपने कहीं नहीं करी है, ठीक है? अभी ना रिसेंटली मैं एक नेटफ्लिक्स पे केस स्टडी देख रहा था, एप्स्टीन फाइल्स, और इतनी खतरनाक और खौफनाक स्टोरी है कि देख के मैं एकदम हो गया कि यार कोई इंसान इतना बड़ा हैवान हो सकता है, या उसके पीछे क्या तथ्य हैं। हमें पूरा डिटेल में तो नेटफ्लिक्स पे भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होंगी इसके बारे में। मैं थैंक यू, आपने मेरे से ये क्वेश्चन किया, ठीक है। आज तक मेरे से ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया। इसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर हम सोचें, राइट, ये कौन बंदा है, इसके पास कमाई कहाँ से आ रही है, इसकी कोई कंपनी है कि नहीं है, वो कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। ना तो इसने कोई कंपनी खोली, ना इसका कुछ है, ना कोई। एक बंदा एक स्मॉल से स्टार्ट करता है, ठीक है कि नहीं, टीचर प्रोफेशन में होता है, फाइनेंस को ज्वाइन करता है, फिर ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ में आ जाता है, राइट। एक आइलैंड है जिसके अंदर आपको जब पकड़ा जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, राइट, तो उसमें से चीज़ें निकाली जाती हैं। आपको जब सारी चीज़ें निकालते हो तो उसमें से इतने मोबाइल मिलते हैं, इतने सारे लैपटॉप मिलते हैं। वहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है, कितनी % सोलर एनर्जी से आ रही है, कितने % डीजल से आ रही है। गवर्नमेंट की जो उस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उसके बिना ये काम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, करेक्ट। और बंदे कौन कौन से वाले, एक कंट्री के नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, इंडिया से भी हैं। और जो चीज़ें आप देख रहे हो, आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो, या आप कहीं देख रहे हो, या आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं पर भी देख रहे हो, वो चीज़ें तो है ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट आ चुकी है। उन्होंने अपनी खुद स्टेटमेंट दी है
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों ने, ठीक है, फेडरल वालों खुद उन्होंने किया है कि हमने कोई भी अभी बंदा अभी हमने किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन कहीं किसी को नहीं दी है और हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन विद देम कि कौन कौन से बंदे हैं, क्या क्या चीज़ है। लेकिन ये बंदा कौन था, ये बंदा खुद कर रहा था या इसके पीछे कोई बंदा घुसा हुआ है जो ये काम करवा रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोर्स है जिसकी वजह से अब एक क्वेश्चन मार्क वाला साइन है कि इसकी डेथ कैसे हुई। करेक्ट। ये तो जेल के अंदर, हाँ। जेल के अंदर जहां पर एक सेलमेट होता है, वो उस समय सेलमेट नहीं था, राइट। सीसीटीवी कैमरा ऑफ थे और गार्ड सो रहे थे, तब डेथ हुई है, राइट। और बोला जाता है सुसाइड कर लिया। जब तुम किसी बंदे पर इतना ज्यादा उसके ऊपर पकड़ के लाते हो, काम करते हो, तो उसके ऊपर तो 24 आवर्स आपका सब चीज चलनी चाहिए। और वो भी अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर जहां पर बंदा लैंड करता है और जहां बंदा जब बाहर आता है उनके पास एक एक इन्फॉर्मेशन होती है कि ये बंदा किस जगह पे गया था, क्या किया था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इतनी स्ट्रांग है गवर्नमेंट की वहां पर, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब कि लाइफ इज सच कि ये बड़ी सारी चीजें खुलेंगी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि इसके ऊपर क्या होना है, क्या चीज़ है। बहुत कंट्रियों के, लेकिन बंदा तो चला गया, राइट। उनके पास जो जो रिकॉर्ड्स हैं अभी तक ओपन नहीं हुए। अगर हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि 60 से 70% जो हार्ड डिस्क में जो उसके डाटास पड़ा हुआ था, क्योंकि कौन सा बंदा अपनी नेगेटिव चीज़ें भी रिकॉर्ड कर रहा है, वो ये भी रिकॉर्ड कर रहा है कि कौन सा प्लेन उसे लेकर आ रहा है, कितने दिन के लिए स्टे कर रहा है कौन सा बंदा, उसकी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। और उसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कि उसको रिट्रीव कर ले। ना उसने इतने ज्यादा वो किए हुए, सेटिंग की हुई है कि उसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। Correct. फिर दूसरा, इंटरेक्शन थ्रू ईमेल्स हो रहा है। करेक्ट। ये उस समय की बात है जब ईमेल्स के ऊपर अगर आप किसी चीज को, किसी के पासवर्ड्स को भी निकालने के लिए, ईमेल्स को भी निकालने के लिए आपके पास इम्पॉसिबल सी चीजें होती थी। करेक्ट, राइट। तो ये उस समय बंदे बड़े ज्यादा यार हमारी ईमेल कहाँ से। आज की डेट में हम बोलते हैं कि हमारा जो इनक्रिप्टेड डाटा है व्हाट्सएप का है। हम सोचते हैं ना हमारा इनक्रिप्टेड डाटा व्हाट्सएप का है। हाँ। तो आप क्या सोचते हो कि आप उस हैंडसेट को फोरेंसिकली भेजोगे, डाटा रिकवर करके आपको नहीं देगा? दे देगा। आप बच्चे तो कहीं से नहीं हो अगर देखा जाए। आपके पास जो गैजेट है वही आपको सारी चीजें बताएगा। लेकिन मैं फिर दोबारा इसकी डिस्कशन पे आता हूं जहां मैंने बात खत्म की थी कि वहां जो इसके जाने से 60-70% तो वैसे ही खत्म हो गया। जो 30% है वो सारा इनके पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास। लेकिन ये रिवील नहीं कर रहे अभी। क्यों? ये पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं है तो क्या है? आप फोटोएं देखते हो, फंड रेजिंग में कभी कभी आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट के नुमाइंदे नजर आते हैं, राइट। लेकिन फंड रेजिंग उसमें बच्चे भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन वैसे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। इन्होंने रिलीज ही नहीं करी है कई चीजें, तो ये तो होगा ही नहीं ना। मतलब कि देखो जिसके जो स्ट्रांग और पहुंच वाले आदमी हैं उनके तक तो बात आने से पहले ही सारी चीज़। पीछे जब मेरे ख्याल में 2015 की बात है या कौन से सन की बात है जब क्रेडिट कार्ड का इतना बड़ा लफड़ा हुआ था, एक कंपनी थी वहाँ से कहाँ से जा रहा था पैसा, वो सारा का सारा उसमें से निकाला था। वो सारी चीज़ें जब चेक की थी तो उसमें यही था ना कि वो क्रेडिट कार्ड का कुछ वो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया होगा किसी ने उसे प्रॉपर एक दूसरा बना लिया। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं तो है ही नहीं था, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था ना। आज की डेट में सारे रिकॉर्ड्स आ गए, पहले रिकॉर्ड नहीं थे, सिस्टम ही ऐसे थे। बहुत सारे लोग तो बरी भी हो गए, पकड़ा था, इतने बंदों को पकड़ा था, सब कुछ किया था, सारी उनसे इंटेरोगेशन हुई थी, सब बंदों को रिलीज कर दिया था। मोस्टली 70-80% बंदे रिलीज हो गए थे। तो क्या सिस्टम है? क्योंकि जिसकी पावर्स है, जिसके पास प्रोफाइल जिसकी स्ट्रांग है, जिसके पास पावर है, जिसका वो बंदे को तो तुम टच ही नहीं कर सकते। तो इसके पीछे का खिलाड़ी वो ऐसे नजर नहीं आएगा जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। और ये कितने साल पुरानी बात है जो आज इस चीज का जिक्र हो रहा है, राइट। तो क्यों हो रहा है? कोई आप खुद देखो कि कब उसकी डेथ हुई थी। कोई कल हुई है, परसों हुई है, 2020, हाँ 19 के करीब। हाँ, तो उस समय जब है तो आज आप उसका जिक्र कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या चाहती है प्रेजेंट गवर्नमेंट? करेक्ट। किस गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है, किस चीज को बोल रहे हैं,
राइट। तो वहाँ पर सब चीज़ें हैं, इंटरनेट भी है, सब कुछ है, वो आइलैंड है, वहाँ पर जहाज भी आते हैं, सब कुछ होते हैं। वो जहाज़ों के नाम भी ऐसे हैं, ठीक है कि नहीं, जो आपके मैगजीन्स के उसके नाम होते थे। करेक्ट करेक्ट। सबसे बड़ी चीज़ जैसे आपने ये मुद्दा बताया कि अब क्यों खुल रहा है, तो अगर देखें, अगर लॉजिकली चीज़ें देखें तो अभी बिल गेट्स ने रिसेंटली एक्सेप्ट करा है आई थिंक, एंड ट्रम्प बच गया, लेकिन बिल्कुल बच गया। चलो पावर में तो वो तो बच ही पावर में जाएगा। बैठा हुआ है ना। करेक्ट, सिंपल सी बात है, कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, राइट। लेकिन आप उन बच्चों के साथ ऐसी हवानियत कर रहे हो, आप राक्षस हो। आप वहां पर ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन मीट भी खा रहे हो, करेक्ट, राइट। वो कौन मरा, वो किसका निकाला, वो कौन कौन सी वीडियो हैं, वो क्या चीज है, आप वो सारी चीजों को एनालाइज करो तो ये तो एक राक्षस ही कर सकता है, ये कोई मानव तो कर ही नहीं सकता। करेक्ट, उसके तो दिमाग में ही नहीं आती ये चीजें, ठीक है कि नहीं। तो मैं ये चीज बोलता हूं कि अभी ये जो पत्ते खुलने की बात हुई है, तो ये कोई गवर्नमेंट चेंज होनी है या किसी गवर्नमेंट को टारगेट किया है, उसका कोई मुआंदा उठ रहा था, इस तरह से करना है, तो ये सब पॉलिटिकल गेम्स होती है। पर अगर देखा जाए अमेरिका मास्टरमाइंड है और इसने सारे वर्ल्ड वाइड से जितने भी पावरफुल लोग थे अपने आइलैंड पे बुलाए, उनका वीडियो रिकॉर्ड हुआ, अब वो कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, नहीं कह सकते ना। सो दैट्स हाउ अमेरिका कंट्रोलिंग। पावरफुल जो मैन जो बुलाए वो सिर्फ अमेरिका, अगर एक बंदा अमेरिका में काम कर रहा है तो अमेरिका वाले पावरफुल बंदे बुलाएगा। उस बंदे ने पूरे वर्ल्ड के पावरफुल बंदे बुला लिए, अपने साथ जोड़ लिए। वो पॉलिटिकल हैं, वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो कोई फैमिलीज हैं, कोई स्ट्रांग फैमिलीज हैं, सब जुड़े हुए हैं, राइट। कहीं ना कहीं कोई ना किसी की तार जुड़ी हुई है। अब किसी ना किसी की तार जुड़ी हुई है तो सारा रिकॉर्ड तो अमेरिका के पास है ही है। तो इसलिए ज्यादा कोई बोल नहीं पाता, फिर नहीं बोल पाएगा ना, क्यों बोल पाएगा। एज अ डिटेक्टिव मैं तो वही बात करूंगा, हो सकता है आपके दर्शकों को ये बात पता हो, कई बातें मेरे से ज्यादा भी पता हो सकती हैं, मैं उस चीज के लिए भी डिनाइल नहीं कर रहा, राइट। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि बीइंग अ ह्यूमन ये हुआ कैसे, ये कौन कौन कर, क्या क्या चीज है। अगर आप एनालिटिकल करो, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स है, वही आपकी स्ट्रांग होती है कामयाबी इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन के अंदर। हम जब तक एनालाइज नहीं कर लेते, जब तक हम डिस्कशन नहीं कर लेते, तब तक हम उसको ट्रैप बिल्कुल नहीं कर सकते, हम उसको आगे चेक नहीं कर सकते, हम कोई काम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे आपने आउट ऑफ ब्लू एक क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, मैं तो आगे भाई यही काम हम इन्वेस्टिगेटर्स कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो हमने आज तक इस चीज़ की स्टडी की। लेकिन जो आप फोटोज़ वगैरह देखते हो, जो सारी चीज़ें देखते हो, जो आप स्टेटमेंट आ रही हैं, ये सब मेरे हिसाब से सब ये जनरेटेड चीज़ें। ठीक है। मैं ना थोड़ा सा ग्राउंड वर्क पे चलना चाहता हूँ, आपके जवानी के टाइम पे। बिल्कुल जवान तो आप अभी भी हो, हैंडसम। थैंक यू। 60 ईयर कंप्लीट हो गए, 61 चल रहा है, तभी बोल रहा हूँ, बहुत सेक्सी लग रहे हो आप। थैंक यू यार। एक चीज़ है, जब आपने ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट किया होगा, जब आप सोचो कि जब आपने फ्रीलैंसिंग के टाइप से जब स्टार्ट किया हो कभी, चलो पहले तो मुझे ये जानना है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे जगा? शुरू से प्रोफेशन था या शौक में करा, या कैसे कैसे स्टार्ट? उस समय तो ये प्रोफेशन ही नहीं था। स्टार्ट कैसे हुआ? एक्चुअली क्या चीज़ है कि आप जितने ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स आपकी स्ट्रांग होंगी, आप जितने ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, राइट। कॉन्टैक्ट्स हमारे टाइम पे, हम जब स्कूल में थे, हम कॉलेज में थे, राइट, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स चलते थे। हम ये देखते थे कि यार इसका क्या चीज़ है, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है। अगर आप अपने पड़ोस में बैठे हो तो वहाँ देखते थे किस अंकल को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस आंटी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से क्या चल रहा है। तो उस चीज़ को सारा एनालाइज करके हमने अपनी फैमिली में एक प्रपोजल डाला कि हम इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, एक थप्पड़ पड़ा हमारे मुंह के ऊपर, राइट। तो यही बोला गया कि इस इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन में आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, क्योंकि मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन बोला। उस टाइम पे जितनी भी 2-3 कंपनीज थी वो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती थी, मैन पावर सिक्योरिटीज देती थी, किसी का 100% काम इन्वेस्टिगेशन का नहीं था, राइट। सिस्टम इज वाज दिस। जब हमने इस चीज को, बहुत कम कंपनीज थी, राइट, जो हमने स्टार्ट किया, तो हमारे फादर साहब ने हमें बोला, या तो भाई आप फैमिली की तरफ से सारी चीज़ें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। उन्होंने बोला या तो आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बंदे हो, अकाउंट्स वाले को ज्वाइन करो, सीखो क्या क्या काम आप आरओसी से कर सकते हो, इनकम टैक्स से कर सकते हो, सेल टैक्स से क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती हैं जो आप कॉर्पोरेट में बेनिफिट दे सकते हो,
राइट। आप थेफ्ट केस में कैसे काम करोगे वो आप बेनिफिट दे सकते हो, आप मिसिंग पर्सन को कैसे पकड़ोगे वो आप चीज़ निकाल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है हमने सीखी और हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। आज की डेट के अंदर हम ट्रेनिंग्स देते हैं जो हमारे पास, हम ऐसे कोई भी बंदे को ऐसे हम सेलेक्ट नहीं करते यानी टॉम डिक एंड हैरी कैन कम एंड अकॉर्डिंगली वर्क विद अस, इज इम्पॉसिबल। उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम पहले स्टडी करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि इसमें क्या स्किल है, इसकी नॉलेज कहाँ कहाँ पर है, ये कैसे कैसे कॉन्टैक्ट्स रखता है, इसकी असेसमेंट की पावर कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, ये कितना कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट लैंड के अंदर सिर्फ एक बाल बराबर फर्क होता है। ये कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है, ये कितना अपने आप को समझ रहा है। तो वो सारी चीज़ें एनालाइज होकर फिर उसके बाद उसकी फिर एक ट्रेनिंग होती है जब वो अपॉइंट होता है, राइट। फिर उसको एक कोर्स कराया जाता है, एक कोर्स होता है उसका जो 6 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, राइट। समथिंग इस तरह से चलता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स अलग होती हैं, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स अलग होती हैं। ये एम्प्लॉयमेंट से पहले की ट्रेनिंग्स होती है। जिस बंदे ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में काम कर रखा है उसके साथ भी ट्रेनिंग होती है। फिर हर जॉब की ट्रेनिंग अलग होती है। जो कोई असाइनमेंट आता है उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसमें क्या क्या रोल करना है, उसमें क्या वेशभूषा बनानी है, उसमें कैसे काम करना है, कौन कौन से तुम्हारे, किसी को भी पता नहीं होता कि मेरे साथ दूसरी टीम कौन सी काम कर रही है। सबकी एसओपी अलग अलग है, केस सबकी एसओपी। एक केस है, हाँ। एक केस के अंदर अगर आपके 10 आदमी काम कर रहे हैं तो 10 आदमी को ये नहीं पता कि वो 9 आदमी दूसरे कौन से। ओके। क्योंकि जब तक आप हर किसी की, और उसमें से 2-3 आदमी ऐसे हैं, राइट, जो 2-3 टीम्स ऐसी हैं जिसमें फीमेल्स हैं या मेल हैं, जो भी है, हमारे पास मेल्स भी काम करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं, जो बेसिकली अपनी एक रिपोर्ट देंगे हमें। और जब हम उसको मैच करेंगे, अगर वो रिपोर्ट डिफरेंट हुई तब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क आता है। अगर वो तीनों सब्जेक्ट रिपोर्ट एक ही है, एक सब्जेक्ट के ऊपर 3 डिफरेंट सोर्स की रिपोर्ट एक ही है, तो हमारा काम हो जाता है। हमें लगता है कि यस इट इज राइट, तो दैट इज ऑल्सो बिन देयर। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बाद फिर ऐसे, पहले तो जॉब की ट्रेनिंग हो गई, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलती है कि 6 महीने हो गए, चलो यार रिफ्रेशर ट्रेनिंग दो इनको, सब कुछ करो, राइट। सो दिस इज अ वेरी वाइड चैप्टर, वेरी वेरी वाइड। लोग जो हैं वो लाख से लेकर 5-7 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टिगेशन कंपनी को देने को तैयार रहते हैं कि आप हमें इन्वेस्टिगेटर बना लो, राइट। दैट इज ऑल्सो बिन देयर कि आप किसी तरह से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर की कमाई अच्छी है अगर वो एम्प्लॉय भी है तो भी। ओके। उसकी 1 लाख रुपए से कमाई शुरू हो जाती है अगर उसे नॉलेज है। तो बहुत अच्छी सैलरी अगर देखा जाए, अच्छी सैलरी है, गुड सैलरी है, बंदा मेंटेन कर सकता है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट। उसके गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, उसे बाइक भी चलानी आनी चाहिए, उसके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, उसको डिफरेंट कंट्रीज में भी विजिट किया हुआ है। अगर कोई बंदा एक छोटे शहर से आ जाता है तो ये नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता। ही कैन ऑल्सो वर्क एज अ अंडर कवर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, बट ही हैज अ सम स्किल। इसमें बहुत स्मार्ट बंदा चाहिए, जो मैं स्मार्ट बंदा चाहिए, हाँ। पढ़ा लिखा बंदा नहीं चाहिए मुझे, हमें स्मार्ट बंदा चाहिए, जिसके इंटेलिजेंट, सेंस स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट्स द थिंग, जो इमीडिएटली असेस कर पाए, ठीक है, और गुस्सा उसे नहीं आना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, कि अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। कोई अगर गालियां भी दे रहा है, चुपचाप खड़ा हो जाए। पुरी साहब आपको कोई गुस्सा दिला सकता है? बहुत कम, वैसे नहीं, मैं गुस्सा करता नहीं, पहले करता था। बहुत चिल हो, जैसे मेरा डॉग आया आपके ऊपर, यहाँ तक चढ़ गया, आप आराम से बैठे हुए थे, नहीं तो दूसरे लोग पैनिक हो जाता है। कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको हर जगह पर, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, आपको अपनी प्रवृत्ति के हर आदमी नहीं मिलेगा वहां पर, लेकिन आपको उसकी प्रवृत्ति से भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। आप घबराओ मत किसी भी चीज से, ठीक है कि नहीं। कोई काट ले, कोई गाली दे दे, कोई कुछ बोल दे, कुछ मत घबराओ, आराम से डिस्कस करो, प्यार से समझाओ, प्यार से डिस्कस करो। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार से जीत है। सही बात है। आपने अपना संयम नहीं खोना। आज मुझे कोई चांटा भी मार देता है तो मैं हंसता हूँ। मैं महात्मा गांधी का फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं हंसता हूँ। मैं कहता हूँ इससे अपने आप समझ आ जाएगी इसने क्या गलती की थी। पुरी साहब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो और ऐसा लगा अब तो मेरी जान पे आ गई है, या बहुत गड़बड़ हो गई है, या मैं कैसे बचूंगा? कुछ बताएंगे? कोई किस्सा बताओ ना। ये मेरी जवानी का टाइम था, जो मैं एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पॉलिटिकल केस था। अब ये क्या होता है कि हमारे ही अपने जिस बंदे का हमने केस लिया, एक पार्टी का केस लिया, ठीक है। अब
पार्टी का अगर हम केस कोई कर रहे हैं, उस समय क्या होता था, आज की डेट के अंदर सिनेरियो डिफरेंट है पॉलिटिकल पार्टीज का। आज के अंदर पार्टीज खुद अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अपनी पार्टीज का कराते हैं, जिसको टिकट दे रहे हैं उसका कराते हैं, और उसकी पूरी रिपोर्ट निकलवाते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब कि उनका आज की डेट में सिस्टम अलग है। पहले क्या होता था कि बस दूसरी पार्टी का सब चीज निकालो। तो इन्हीं की पार्टी में से एक पार्टी जिसका हम काम कर रहे थे, उसने इन्फॉर्म कर दिया, उस समय मैं खुद काम कर रहा था, राइट, इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे ये बंदा जो है आपके पीछे लगा हुआ है और ये बंदा इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो उस समय मुझे एक स्पॉट पे पकड़ा गया, ठीक है, और मतलब कि बहुत मारा पीटा, इवन कि मेरे ये स्टिचेस लगे 14, अगर आप देखो मेरी पैर के ऊपर देखो तो इतने बड़े मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं। निशान तो अभी निशान बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का निशान है मेरा। तो पूरा फट गया हुआ पैर आपका? फट गया था, बड़ी मुश्किल, बड़ी बड़ी हालत खराब थी मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। अगर आप इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन को चूज करते हो और आप कोई भी काम करते हो, तो आपको रहना चाहिए कि यार बुलेट कहीं से भी आएगी, तुम्हें मार देगी। ना मारे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मार दे तो भी आप तैयार रहो। ये मेरी टांग एक जा भी सकती थी। उन्होंने मेरे को इतना मारा, इतनी मेरी पिटाई लगी थी कि मेरी हालत, मेरे यहाँ पर बहुत हर जगह मेरी हालत खराब की थी। इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, इट इज़ नॉट ईजी। तभी तो मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए सुन के मुझे काम करने वाले 1000 आदमी कॉल करते हैं, लेकिन रियलिटी से तुम एक चीज को समझो, तुम्हारे अंदर क्या स्किल होनी चाहिए और किसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इन्वेस्टिगेशन की। यू आर द ओनली वन हु नोज अबाउट इट। तुम्हारी फैमिली को भी नहीं पता। दिस इज IB रूल। एक CBI है हमारे, उसमें एक IB है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है हमारे, इतने इतने पुलिस डिपार्टमेंट है, इतने इतने हमारे इंटेलिजेंस के हैं। IB के अंदर उनके बच्चों को भी नहीं पता होता कि हमारे फैमिली वाले फादर जो है या हमारी मदर जो है वो IB में काम कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यू शुड हैव टू बी, यू हैव टू स्पीक विद योर सेल्फ एंड यू इमीडिएटली टेक अ डिसीजन कि अब मुझे चुप रहना है, मार खानी है, अब मुझे निकलना कैसे है, अब मुझे क्या करना है। दैट इज ऑल्सो ये मेरे साथ मैं भूल नहीं सकता। ये बड़ी, आप किसी ने मेरे से इस तरह की बात पूछी नहीं, आपने मेरे से पुराना मेरा एक दर्द छीन लिया, मरहम पे हाथ लगा दिया, तो बस वो क्या कहते हैं ना, जख्म पे हाथ लगाया तो मुझे याद आ गया। पुरी साहब एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बारी कोर्ट में गया हुआ था, हमारा कुछ काम था डॉक्यूमेंटेशन का, तो एक वकील केस लड़ रहा था और फिर जो उसकी अपोजिट पार्टी थी उसने वकील के आके पिटाई कर दी। उसने वकील के आके पिटाई कर दी? किसकी? खुंदस में, जो उसका मतलब अपोनेंट था। अपोनेंट ने अपने वकील को मारा या दूसरे के वकील को मारा? अच्छा। तो उसने कुछ लिख दिया होगा, बड़ा चढ़ा के लिख दिया होगा, जो भी सारी, तो उनमें लड़ाई हो गई। अब जैसे आपके क्लाइंट होते होंगे कुछ ना कुछ, एंड आपने किसी के लिए कोई काम करा, एंड ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि अबे ये कैसे कर दिया, अब मैं आपको मारूंगा या कुछ करूंगा। ऐसे लोग आपसे रिवेंज लेने के लिए भी। मैंने तो अपने पुराने 2-3 पॉडकास्ट में बोला है, एक आदमी तो मेरे ऑफिस में मुझे गोली मारने आया था, उसकी वाइफ ने बता दिया था, उसकी वाइफ ने उसका इन्वेस्टिगेशन का काम कराया था, उसने मेरे से अपॉइंटमेंट ली थी, वो मेरे ऑफिस में आया था मुझे मारने के लिए। फिर उससे मैंने समझाया, बैठाया, सब कुछ किया, वो मेरे पैरों को हाथ लगा के गया और आज भी मेरे साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं उनके। ओके, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि आप किसको कितने कैसे लेते हो। देखो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम किसी के लिए कोई स्टेटमेंट को वैलिडेट नहीं करते। आप अपने दिमाग में लेकर आ रहे हो, राइट, कि ये चीज मैं ये चाहता हूं इसके लिए तो ऐसा हो जाए क्योंकि मैं पैसे खर्च कर रहा हूं। दिस इज रॉन्ग। जो सच्चाई है वो गलत है या सही है, उसका दर्द कितना होगा आपको, ये तो सारा आपने देखना है। इसके लिए आप रेडी हैं कि नहीं, आप मुझे ये बताएं, तब मैं आपका केस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पहले एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे, कोई भी एक केस स्टडी जो बहुत ही अजीबो गरीब रही हो आपके लिए, एक्सपीरियंस जो आपके मतलब आपके लिए तो ये नॉर्मल होगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए सुनने में बड़ा ऑड लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ट्विस्ट भी है कहानी में। तो ऐसी कोई केस स्टडी है आपके पास, कोई कुछ बता सकते हो आप ऐसा? रिसेंट के 2 केसेस, एक पोस्ट मैरिज का है, एक प्री मैरिज का है। प्लीज बताइए। आप कौन सा सुनना चाहोगे? दोनों सुनना चाहोगे? दोनों? हाँ, या एक? दोनों सुनना चाहूंगा। दोनों सुनना चाहोगे? चलो, पहले किसका सुनना? पहले पोस्ट का सुनते हैं। पहले पोस्ट का सुनते हैं। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट मैट्रिमोनियल में, ठीक है, क्लाइंट की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आती है ऑलवेज
कि मेरे पार्टनर के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, राइट, तो आप इसको चेक करो। ठीक है। हमें एक ओल्ड मैन का कॉल आता है, मेरे से उम्र में छोटा है, राइट, उसका कॉल आता है और मुझे कहता है कि सर मुझे अपनी वाइफ से कोई इशू है। मैंने कहा क्या इशू है? कहते वो मेरे साथ है ही नहीं। मैं कहा कहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं है? पैसे लेती है, सब कुछ करती है, एवरीथिंग इज़ देयर, ऐशी पूरी है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ बेड पे है ही नहीं एक दफ़ा भी। पोस्ट मैरिज की बात कर रहा हूँ ना, बेड पे है ही नहीं मेरे साथ। तो मैंने कहा किसके साथ है? कहता है ये आप देखो, ये आप देखो। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है, हम देखते हैं, उसकी डिटेल लेते हैं, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट करते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं उससे उस समय बात करता हूँ कि ये तुम्हारी शादी जो है ये कब हुई थी और कब से प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं हर किस से पूछता हूँ। अच्छा। ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि आपकी शादी कब हुई, कब से प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो उसने मुझे बताया कि मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है? मैं कहा आपकी उम्र तो मेरे से 5-7 साल छोटी है और आपको जो है शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया। मैं कहा मेरा बच्चा जो है वो इतना बड़ा है, राइट, तो आपको कैसे, मतलब कहते ये मेरी सेकंड मैरिज है। ओके। ये मेरी सेकंड मैरिज है। मैं कहा ठीक है, ओके। मैं कहा वो लड़की जो है जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो डिवोर्सी है या उसका हस्बैंड नहीं है, विडोअर है, क्या चीज़ है उसका? कहता नहीं वो डिवोर्सी है एंड एवरीथिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट। वो फोटो दिखाता है तो माशाल्लाह खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत। जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि रोज़ ये जिम जाती है। ठीक है, राइट, जिम जाती है, और तो हम देखते हैं कि उस घर में से एक लड़का भी जिम जा रहा है, उसी घर में से। ठीक है, अलग अलग जा रहे हैं दोनों, लड़का भी जाता है उस जिम में। जब हम जिम में हम चेक करते हैं, हमें जब पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये इसी के बंदे, इसी जो हमारा क्लाइंट है उसी का बच्चा है। ये फर्स्ट वाइफ से है। अच्छा, ठीक है। ये फर्स्ट वाइफ से, और ये सेकंड है। ये तो सेकंड थी ना, स्टेप मदर बोल लेते हैं, वो स्टेप मदर के साथ। ठीक है। वहां पर अब हम जिम की मेंबरशिप लेते हैं, राइट, हमारी टीम भी अंदर एक्सरसाइज कर रही है, देख रही है उनके क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि एक माँ बेटे की क्लोजनेस नज़र नहीं आ रही। ठीक है, वो क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। इधर थोड़े दिनों के बाद हमें, जब अभी काम चल रहा है, एक लेडी का कॉल आता है, उसे अपने हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करानी है। अब हमें नहीं पता होता, हम तो डिस्कस करते हैं, ऑफिस आ जाओ, डिस्कस करते हैं। जब वो ऑफिस आती है, जिस आदमी की इन्वेस्टिगेशन करानी है वो उसी का लड़का है, यानी कि स्टेप सन है स्टेप मदर का, जो जिम में जा रहा है। मैं जब उसकी फोटो देखता हूं तो मैं तो हैरान हो जाता हूं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस केस के ऊपर। अब इसका केस तो हम नहीं ले सकते। तो स्टेप मदर आई थी आपके यहाँ? नहीं, स्टेप, और दूसरी जो उसकी वाइफ थी, हाँ, लड़के की वाइफ आई थी। लड़के की वाइफ आ गई हमारे ऑफिस में। पहले लड़के का फादर आया, अब लड़के की वाइफ आई। ठीक है, अब स्टोरी को थोड़ा सा समझना। जब वो वाइफ आई तो हमने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे को क्या लग रहा है? तो उसने बोला कि स्टेप मदर। मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड की क्लोजनेस अपनी मदर के साथ काफ़ी अच्छी है, जो स्टेप मदर है। वो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके थे। हमने उसे नहीं बताया कि भाई हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या आपके ससुर जी ने हमें ऑलरेडी काम दिया हुआ है, राइट, या इस तरह से हमने कुछ नहीं बोला। ना हमने उससे कोई केस लिया, ना हमने कोई, लेकिन हमने उससे डिस्कशंस की। तो हमने डिस्कशंस की तो कहती है, मैंने उससे ये पूछा कि, मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप ये इनकी शादी हुई थी तब भी आपका हस्बैंड क्लोज था, या मतलब कि बाद में क्लोजनेस स्टार्ट हुई? कहती ये तो पहले से ही इकट्ठे थे, एक ही जिम में एक्सरसाइज करते थे। वो अनफॉर्चुनेटली दोनों एक ही जिम में एक्सरसाइज करते थे इकट्ठे। आज भी उनका एक ही जिम है, लेकिन जिम अलग है। पहले वाला जिम अलग होता था, ये वाला जिम अलग। फिर हमने पहले वाले जिम इंस्ट्रक्टर को पकड़ा, वहां से सारी इंफॉर्मेशन गैदर की। हमने जब सारी इंफॉर्मेशन निकालनी स्टार्ट की तो इसमें एक ट्विस्ट आ गया बड़ा ज़बरदस्त, जो हम हैरान हो गए देख के। उस लड़के ने
वो जो लड़की थी, जो स्टेप मदर थी, वो स्टेप सन्स की गर्लफ्रेंड थी। ओह, मतलब पहले से ही होगी? पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। वो अपने से बड़े उम्र की लेडी के साथ इन्वॉल्व था सेक्सुअली। ओके, और उसने वो उसी अपने ने पापा से प्लान सेट किया। करा दिया। उसने क्या किया, एक दिन अपने फादर को देखा कि वो लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं, और वो चले जाते हैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बाहर चले जाते हैं स्टे के लिए, ये वो चीज़, और लैपटॉप है उनका। स्क्रीन बंद नहीं किया उसने, उस जैसे होता है ना स्लीप पे छोड़ के रख देते हैं, उसने स्लीप ऑन किया तो स्क्रीन आ गया। तो पोर्नोग्राफी की साइट्स पे लगे हुए थे वो, ठीक है, राइट। तो उसने कहा कि इसका मतलब मेरे फादर की अभी भी इच्छा तो है, मेरी मदर तो मर गई, तो क्यों ना ये लड़की को इंट्रोड्यूस करूं। तो इस बंदे ने उस लड़की को इंट्रोड्यूस किया। अब इसने अपने आप को आगे नहीं लाया, इसने क्या किया, एक एक्चुअली क्या है कि लोग कहाँ कहाँ से कहानियां बनाते हैं। इसने क्या किया कि इसने एक ऑफलाइन ब्रोकर को सेट किया, जैसे एक ऑनलाइन ब्रोकर, एक ऑनलाइन होते हैं, जैसे शादी.com होते हैं, जैसे मतलब matrimonial.com है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से एक ऑफलाइन है जो अपनी ऑफिसेस खोल के बैठे हुए हैं। इसने उसको सेट किया। उसने कहा जी हम 11 लाख रुपए लेते हैं शादी के, राइट, हम अच्छी प्रोफाइल बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे फादर की शादी है, हम आपको 20 लाख रुपए देते हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये लड़की को इंट्रोड्यूस करा दो। उसने उस ब्रोकर के थ्रू अपने बाप के पास बड़े कूलली, मुझे तो पता ही नहीं है कौन है, राइट, वो अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कराया, जो स्टेप मदर बननी थी, अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराया, अपने फादर के साथ शादी करवा दी। उसने कहा अब तो मेरा काम तो सारा घर पे भी हो सकता है, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है बाहर कहीं जाने के लिए या कुछ करने के लिए, क्योंकि जो लेडीज की सिक्स सेंस है वो भी स्ट्रांग होती है एज फार एज हस्बैंड को लेकर, राइट। और उधर फादर की भी सिक्स सेंस स्ट्रांग थी, क्योंकि उसकी वाइफ को उससे छोटी है, कुछ चाहिए ही नहीं उससे, उसकी सेक्सुअली नीड कहाँ पूरी हो रही है। तो स्टोरी में 2-3 ट्विस्ट थे, इससे दिमाग पूरा मेरा हिल गया ऑनेस्टली। बहुत पेचीदा है, मतलब कि इसको टाइम लगा, दिमाग पूरा हिल गया। लास्ट, ठीक है कि नहीं, एंड क्या हुआ इसका, दोनों ने डिवोर्स लिया। यानी कि फादर ने भी उस लेडी से डिवोर्स लिया प्रॉपर, सारे प्रूफ दिखा के, और उसकी वाइफ ने भी डिवोर्स लिया। अब उसकी वाइफ को तो हमने एक पैसा नहीं लिया उसकी वाइफ से, लड़के की वाइफ से, उसका तो फ्री में उससे सारा रिजल्ट दे दिया, क्योंकि जब उसके घर में आ गई चीज़ तो उसे पता चल गया, ओहो ये तो मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी अपनी वाइफ के ऊपर करा रहे हैं, और टारगेट मेरा हस्बैंड ऑलरेडी है इसके अंदर, जो हमने नहीं बताया था। ओके, ये खतरनाक स्टोरी थी। प्री का डिस्कस करते कुछ, प्री का? प्री के अंदर भी एक ना बड़ा अजीब सा केस आया था मेरे पास। एक बंदा आता है मेरे पास, अच्छा पैसे वाला बंदा, बड़ा काम कंपोज, बड़ा नॉर्मल बंदा सा, बड़ा अच्छा सा लग रहा, और बड़ा पर्सनैलिटी भी अच्छी, सब कुछ। तो बोले साहब एक काम है आपसे। मैं कहा जी आप आए हो, नेचुरली काम तो होगा। मैं क्या काम है मेरे से? कहते मैं शादी कर रहा हूँ एक लड़की के साथ, राइट, उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है। मैं कहा हो जाएगी, क्या दिक्कत है। फिर मैंने सारा समझा कि कहाँ तक बढ़ चुके हो, कोई रोका हुआ है कि नहीं हुआ, कोई पक्का हुआ है कि नहीं हुआ, राइट, कहाँ तक आगे बात जा चुकी है, आपको रेड फ्लैग्स क्या क्या नज़र आ रहे हैं, राइट, कहाँ आप चाहते हो कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, किस पॉइंट्स को हमने चेक करना है। क्योंकि देखो हर पॉइंट्स की कॉस्ट आती है, हर पॉइंट्स का एक टाइम लगता है। टाइम इज़ अ मनी इन आवर प्रोफेशन, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, एक्सेप्ट इंक्वायरीज, राइट। तो हमारे पास बंदा आता है, वो जब सारे केस को एक्सप्लेन करता है, कहता है इससे जब मेरा रोका हो रहा था तो उससे पहले इसने मुझे बोल दिया था कि मैं आपके साथ सेक्स नहीं करूँगी जब तक हम एक दूसरे के साथ प्रॉपरली हमारी इक्वेशन मैच नहीं कर जाते, मतलब दोस्त नहीं बन जाते तब तक, इंटीमेट नहीं होंगे। अब कहता है मैं तो आई कैन अंडरस्टैंड, अरेंज मैरिज चल रही है, सब कुछ है, फैमिली ने सारा पसंद किया है, सब कुछ किया है, अच्छी वाली फैमिली, अच्छी फैमिली की है, अच्छा कमाती है, मैं भी अच्छा कमा रहा हूँ, इट इज़ ऑल ओके। उसको स्पेस चाहिए, मैं क्यों नहीं दूंगा स्पेस, राइट। आज की डेट में अगर मैं लड़की को स्पेस नहीं दूंगा और मैं उससे शादी कर लूँगा, दैट इज़ रॉन्ग। तो मैंने कहा फिर इशू कहाँ पर आ रहा है? मैंने कहा आप मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हो, इशू कहाँ पर है? कह रहे थोड़े दिन पहले इसने एक और स्टेटमेंट दे दी मुझे
मैंने कहा वो क्या स्टेटमेंट थी? कि देखिए वो स्टेटमेंट इसने मुझे ये दी, इसने मेरे से ये डिस्कस किया, ठीक है कि नहीं, क्या हम एक ही बेड पे सोएंगे या अलग अलग हमारे बेड्स होंगे। तो मैंने उससे एज अ मर्द मैं तो यही चाहूँगा कि वो मेरे साथ ही सोए, करेक्ट, राइट। तो फिर भी मैंने उससे पूछा, कहता पुरी साहब मैंने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है, तू अलग सोना चाहती है तो अलग सो जा, तूने मेरे साथ सोना है तो मेरे साथ सो जा, मुझे तो कोई इशू नहीं है। पर तूने कह ही दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। कहते नहीं, उसके भी आगे मेरी एक कंडीशन है। कहती क्या कंडीशन है? अगर आप मेरे साथ सोना चाहते हो। मैंने कहा आप सोना चाहते हो? कहता हाँ मैं सोना चाहता हूँ। कहता अगर आप सोना चाहते हो, आप मेरे अंडर गारमेंट पहन के सोओगे, मैं आपके अंडर गारमेंट पहन के सोऊंगा। क्या? हाँ, कहता मैं हिल गया, मैं हिल गया। यानी कि मैं पैंटी ब्रा पहन के सोऊं, वो मेरा अंडर गारमेंट पहन के सोएगी, अंडरवियर पहन के सोएगी। कहता सीन क्या है ये? कहता है अब मैं परेशान। कहता है अब मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। तब मेरा दिमाग खुल गया कि अब मैं आपके पास आऊं, क्योंकि मैं आपके कुछ 2-3 पॉडकास्ट सुने, मैंने सब कुछ किया, तो मैंने कहा यार पुरी साहब से मिलता हूं, ठीक है। कहता तब मैं आपके पास आया। कहता जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे एक एक चीज़ क्लियर कर दी। कहना बॉस देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मैंने सारे उसको ऑप्शंस बताए। आपकी बात सही भी हो सकती है, आपके पास उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। कहता है उसने ये मुझे बोला कि हम पहनेंगे लेकिन टच नहीं करेंगे, ठीक है, और हम सोएंगे एक ही बेड के ऊपर, और हमारी क्विल्ट भी एक होगी। अगर आप चाहो तो 2 कर सकते हो, अगर आप एक में कहोगे तो मुझे कोई इशू नहीं है। वो कहता मैं हिल गया पूरा, तो मैं आपके पास आ गया। अब इसकी जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इससे पहले एक दूसरी सिटी में काम करती थी। जहाँ पर ये काम करती थी, इसकी एक स्कूल की फ्रेंड इसके साथ रूम शेयर करती थी, राइट। जब हमने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि दोनों रूम पार्टनर ही नहीं थे, ठीक है कि नहीं, सब चीज़ इकट्ठे करते थे। मतलब लेस्बियन थी? लेस्बियन थी, ओह, सेम सेक्स में उसका इंटरेस्ट था। अब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क कि भाई ये शादी क्यों करना चाहती है? अगर ये इसमें है तो इसका ओरिएंटेशन ना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये तो हर किसी की अपनी एक वो है ना कि वो कैसे करे क्या करे, ये तो उसकी कॉल है। तो ये शादी करना क्यों चाहती है, राइट। अब क्लाइंट को हम क्या बताएंगे? क्लाइंट को तो सच्चाई बतानी है, तो क्लाइंट को अब जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चलता है कि इसके तो पेरेंट्स को भी पता है ये चीज़, इस लड़की के पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता है, लेकिन समाज के डर से, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, राइट, इसलिए तू शादी कर ले, अपनी कंडीशनें लगा दे, तेरा दिल करे तो करना, तेरा दिल ना करे तो तू अपनी एंजॉय लाइफ कर। कमाल हो यार। मतलब कि इस तरह के जब वो दोनों मिले, जब दोनों सारी डिस्कशन जब सारी हुई, जब हमने सारी चीज़ें समझाई, बिठाया, सारी चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर की, तो वो उसे कोई पश्चाताप नाम का 1% भी नहीं था उस लड़की के चेहरे पर। वो कहती है मेरी लाइफ मेरा स्टाइल। तो मैंने उससे एक चीज़ बोली, मैंने कहा आपने फिर बताया क्यों नहीं, इसको बता देते। तो मैं क्या फिर करता ना करता, फिर तो इसकी मर्जी थी ना। आपने जब इतनी चीज़ें की थी कि मैं हिंट तो इसे बार बार दे दी थी, तभी तो आपके पास आए। उसने मुझे बोला कहती मैं हिंट तो बार बार दे रही थी, जब मैंने इसे बोल्ट दे दिया 440 वोल्ट का एक अच्छा खासा मैंने करंट मारा, तो ये आपके पास भाग के आ गया ना, आपने इन्वेस्टिगेशन करके निकाल दिया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस बंदे की हमने शादी सेव कर ली। अगर वो शादी कर लेता, बच गया वो, फिर उसने बैकआउट किया सारा का सारा, सारी चीज़ें खत्म की। पुरी साहब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मतलब मुझे क्वेश्चन पूछते हुए आपसे डर भी लग रहा है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू आस्क। एक बंदे ने आपकी सर्विसेज ली, उसने आपसे सर्विसेज ले ली, और लेकिन उसके जो एंटी पार्टी थी, जो दूसरी पार्टी थी, उसको पता लग गया। वो कह रहा है कि मैं आपको 50 लाख ऑफर करता हूँ, और जो दूसरे वाला आया था वो कहता है मैं आपको 2 करोड़ ऑफर कर रहा हूँ। तो क्या आप उसका केस लेते हो कि नहीं लेते हो? नहीं लेता मैं। क्यों नहीं लेते हो? किसी को क्या पता लग रहा है? नहीं, क्या होता है, मैंने ना एक चीज़ आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है
कि मेरे पास अगर फादर का केस आ गया अपनी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करने का, सेम फैमिली से जिसके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वाइफ ही मुझे केस दे रही है, मैंने पैसे नहीं लिए। आई ऑलवेज से कि पैसे के लिए भागो मत, ना करना सीखो। एक रियलिटी के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर हुआ था। 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। एक केस के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर हुआ था, वो हाई प्रोफाइल केस था। उनको पता चल गया था कि इन्वेस्टिगेशन कंपनी काम करने वाली AMX डिटेक्टिव्स है। उन्होंने मेरे से मीटिंग सेट की, मेरे से सारी डिस्कशन की और उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई। कहती कि आपको हमें एक एक चीज़ पता है आपकी, और आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, आप इस चीज़ से हट जाओ, राइट। तो ये पकड़ो पैसे, आप बोलो कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, किसको ट्रांसफ़र करने हैं और कैसे देने हैं पैसे। तो मैंने कहा सॉरी, AMX डिटेक्टिव्स के मालिक को कोई खरीद नहीं सकता। एक बारी जो कह दिया वो कह दिया। मैं क्या, आप अपने आप को सेव कर लो, जो कर सकते हो, आप मुझे खरीद नहीं सकते। आप 500 करोड़ रुपए भी मेरी टेबल पे रखोगे ना, मैंने नहीं देखा होगा तो भी मैं उसे लात मार दूंगा। ये नहीं है कि पैसे की कदर मैं नहीं करता, लेकिन एक लिमिट तक, और अपने असूलों से ज़्यादा मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन में बैठा हूं तो एथिकली एक सिस्टम को काम करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। यू हैव टू वर्क विद एथिकल पर्सनैलिटी। एवरी कोर्स ऑफ योर एक्शन वुड बी एथिकल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट शुड कम अंडर द लीगल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, आप ओवरसीज में काम करते हो, तो ओवरसीज के इन्वेस्टिगेटर्स या आपके एम्प्लॉयज जो हैं वहां पर, वो इस तरह से काम करें कि किसी को कहीं से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और किसी को पता ना हो कि कौन काम करवा रहा है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये भारत में लीगल है? कोई बोलेगा कि आप मुझे सर्विलेंस पे क्यों डाल रहे हो, या प्राइवेट एजेंसी एक तरीके से देखा जाए तो क्या ये हक देता है किसी की प्राइवेसी में जाने के लिए? देखो, कोई भी काम, सर्विस जो होती है ना, वो इलीगल और लीगल की बाउंड्रीज में आती है, राइट। जैसे आप किसी की स्टॉकिंग करोगे, ठीक है, वो भी एक किस्म का सर्विलेंस ही है, लेकिन उस केस में आप किसी की इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स निकाल रहे हो। आप समझ रहे हो? उस केस में उसके घर की फोटोग्राफ निकाल रहे हो, उसकी गाड़ी की फोटोग्राफ निकाल रहे हो। अगर आपका इन्वेस्टिगेटर पकड़ा जाता है और उसके मोबाइल से वो चीज़ें मिल जाती हैं और वो लड़की कहती है कि ये मुझे मारना चाहता था, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग। ओके। और हम अगर बोलें कि ये केस हमें इस पार्टी ने दिया था, राइट, तो वो भी अंदर और इन्वेस्टिगेटर भी अंदर। तो देयर इज हेयरलाइन डिफरेंस, आई ऑलवेज से, बिटवीन सर्विलेंस एंड स्टॉकिंग। सर्विस जो भी आपने देनी है वो लीगल बाउंड्रीज को चेक करके एथिकली जो आप काम कर सकते हो, जो आपके प्रोटोकॉल्स में आ रही हैं, अगर आप उस चीज को करोगे तो सबसे बेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी केस लेते हो जैसे कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या उनको कुछ पता करना है, ये भी आप लेते हो, या सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले? नहीं, कोई इंक्वायरी होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, वो तो हम पता कर सकते हैं आसपास, ठीक है। लेकिन अगर बोले बॉयफ्रेंड कि मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा कर लो और उसकी एक्टिविटी निकाल लो, तो नहीं भाई, तेरे पास कोई ऐसा राइट नहीं है, क्योंकि हमें एक लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए होती है। अगर हम किसी की भी सर्विलेंस करते हैं, हमें एक लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए जिसके अंदर एक पार्टी इस चीज को कबूल करती है कि मैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये काम मैं करवा रहा हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और ये ब्लड रिलेशन में ही पॉसिबल हो पाएगा? अगर ये बिफोर मैरिज है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसमें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, राइट। अगर ये बिफोर मैरिज है तो ये ब्लड रिलेशन में आएगा, राइट। और अगर बिफोर मैरिज है तो एक सास ससुर अपने दामाद की या अपनी बहू की इन्वेस्टिगेशन करा सकते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का फ्यूचर चाहिए। करेक्ट। उस बच्चे के फ्यूचर के लिए वो कहाँ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए? इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमेशा दरखास्त करता हूं कि भैया हमें लीगलाइज करो और हमारी बाउंड्रीज सेट कर दो, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज अगर हमें पता हैं, राइट। अगर एक मर्डर केस चल रहा है, एक थेफ्ट केस हो गया, एक मिसिंग पर्सन केस हो गया, उसके लिए कॉल डिटेल हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इलीगल है। जैसे आपने बोला था ना, क्या लीगल है, क्या सर्विसेज इलीगल होती हैं। कॉल डिटेल निकालना, मोबाइल ट्रैकिंग करना, मोबाइल डिटेल निकालना, वो सारी वही चीज़ हो गई। ITR हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, लोकेशन हो गई किसी की, ये सारी इलीगल चीज़ें।
ये सर्विस इलीगल है, इन्वेस्टिगेशन कंपनी इज नॉट इलीगल। ये एक बिग स्प्रॉन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मैं वेबसाइट देख रहा था, उसमें बहुत सारी सर्विसेज आ रही थी आपकी, और उसमें था एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। हाँ जी। ये किसके लिए कर सकते हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं आएगा ये? सॉरी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले केस में नहीं आएगा? ना। हस्बैंड वाइफ के केस में आ जाएगा? हस्बैंड वाइफ के केस में आ जाएगा 100%। तो मतलब आपके पास ये और राइट, ये जो है प्री मैरिटल केस में भी आ जाएगा। प्री मैरिटल के केस में सिर्फ दिखाया जाएगा कि आप जिस लड़के को पसंद कर रहे हो, देखो अगर वो कहते हैं वो टी टोटलर है, हाँ, और वो नॉनवेज खा रहा है, हाँ, वो टी टोटलर है, वो सिगरेट पी रहा है, वो टी टोटलर है, वो बार में बैठा हुआ है, वो किसी लड़की के साथ है, उसकी फोटोग्राफ दिखा सकते हो आप, दे नहीं सकते, राइट। लेकिन हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ दे सकते हो, क्योंकि कानून भी मांगता है। अगर हस्बैंड को वाइफ से डिवोर्स लेना है, वाइफ को हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, तो कहते हैं बताओ तो सही इन्वॉल्वमेंट कौन सी है और किस लेवल की है। तो ये गलत नहीं है फिर? ये सब्सटेंशियल एक प्रूफ होता है, ये कोई एक्चुअल वो नहीं माना जाता। इसके बेस पे कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना है। क्योंकि इनफिडेलिटी इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, बट ये नहीं है कि उसके बेस पे आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता। मैं बस आपसे हाँ ना में पूछूंगा, आप हाँ ना में बताना कि आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम किया? यस। पॉलिटिशियंस के साथ काम किया? यस। बड़े बिजनेस प्रोफाइल वाले लोगों के साथ? यस। ओके, तो मतलब ये प्रॉब्लम हर जगह है? हर जगह है, हर जगह है। जब हम आए थे, हम अपने फादर को यही समझा रहे थे, तो उन्होंने बोला था हमें ना इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते हो, तो हम उन्हें ये बता रहे थे कि आज आपको लग रहा है ना कि इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मैं 5 साल बाद देख रहा हूँ, मैं 10 साल बाद देख रहा हूँ, मैं 15 साल बाद देख रहा हूँ, मैं 20 साल बाद देख रहा हूँ, राइट। जब हमने उनको सब बताया तो कहते हैं तू 20 साल बाद सोच रहा है, आज तू 75 रुपीज से स्टार्ट कर रहा है, तू 20 साल बाद की सोच रहा है, तो तू 20 साल में क्या कमा लेगा? मैं क्या कमाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। हमारे टाइम पे सोशल मीडिया कहाँ होता था? करेक्ट। मैगजीन चलती थी, मैगजीन्स पे अफेयर्स आ जाते थे, राइट। इसके साथ अफेयर हो गया, वो वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो हाई प्रोफाइल वाले लोग होते थे तो वैसे ही उनके अफेयर्स नहीं आते थे, किस तरह से कुछ नहीं आता था। हमारे प्रोफेशन को तो कुछ वो है ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया स्ट्रांग हुआ, हर चीज़ स्ट्रांग हुई, लेडीज़ को पावर मिलनी स्टार्ट हो गई, आपस में वो 2 अल्फा घर में घूमने स्टार्ट हो गए, हर किसी को अपनी रूलिंग करनी है, सब कुछ करना है। और आने वाले 5-7 साल के अंदर मैं तो ये भी बोलता हूँ कि प्लीज़ बिवेयर, अगर आप लोग अपनी सोच चेंज नहीं करोगे, मैं लड़कों को बोलता हूँ, लड़कियाँ तो जो गलत है वो गलत कर रही हैं, ठीक है, जिसको नहीं करना चाहिए। कई लड़कियाँ सही हैं, लेकिन लड़कों की सोच ये है, और लड़कों की मदर्स और फादर की सोच यही है कि ये हमारे हिसाब से चले, शादी तो कर ले लेकिन चले हमारे हिसाब से। तो मैं उनको प्लीज़ ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पढ़ी लिखी लड़की लो, राइट, आप सुंदर लड़की लो, जिसके विचार अच्छे हों, सब कुछ हो, फैमिली की इक्वेशन अच्छी होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन आप कमाई वाली लड़की मत लो। और क्यों? अगर कमाई वाली लड़की लोगे तो फिर वही सिस्टम चलेगा कि मैं कमाती हूँ, मैं भी इतना पढ़ी लिखी हूँ, तो तुम मेरे को तो दिक्कत है ना उस चीज़ के अंदर। या तो तुम उस चीज़ के लिए सारे क्लियर हो। और आजकल बहुत लोगों ने अपने बच्चों को अलग करना स्टार्ट कर दिया शादी से पहले। बहुत लोगों ने शादी के कार्ड्स के ऊपर भी अपना नाम डालना बंद कर दिया है, वो भी इनवाइट भेजा जाता है तब वो अपने माँ बाप का नाम डालते हैं। जिनके बच्चे होते हैं, फादर अपने माँ बाप का नाम डालते हैं और उनको भी इनवाइट आता है, माँ बाप को भी, और वो लड़की को घर पे भी नहीं लेकर आते अपने। तो कहते हैं कि मैट्रिमोनियल होम भी इसका डिफरेंट होना चाहिए, हमारा घर नहीं होना चाहिए। ओ, ये रूल्स हो गए हैं, मतलब लोग करते तो आपकी कॉल है ना, वो तो आपकी कॉल है ना। ये तो रूल है ही है ना कि लड़की एक बार जिस घर में आ गई और घर अगर उसका है, उसके पति का है या उसके बाप का है, तो वो उसके पति का और उसके पापा का है, तो ये उसमें तो उसका मैट्रिमोनियल होम हो गया ना। वो जैसे स्त्री धन है, दोनों तरफ का जो इस पैसा है, जो ज्वेलरी है, वो उसी को जाएगी, लड़की को जाएगी। Correct. उसी तरह से ये भी चीजें हैं सारी की सारी। अब लोगों ने प्रिकॉशन लेनी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि प्री नेप एग्रीमेंट ही नहीं है, कोई इंडिया में है ही नहीं। आपके हिसाब से कितने मेन चीट करते हैं और कितनी वुमेन चीट करती है? मैं तो हमेशा बोलता हूँ भैया, लोग लड़के ज़्यादा चीट करते हैं। कितना परसेंट? कितना परसेंट? लड़के बहुत बदमाश हैं। इनको जब से वो छोड़ा है ना कि इनफिडेलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया है, वो कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये मिलते हैं, हर चीज़ करते हैं आजकल सारे। क्योंकि कोविड से पहले
मेरे पास जो आता था वो लड़कियां ज़्यादा चीट करती थी। कोविड से पहले? कोविड से पहले। कोविड के बाद लड़कों की चीटिंग स्टार्ट हो गई ज़्यादा। और एक्चुअल रिसर्च देखो तो लड़कियां ज़्यादा चीट करती हैं, लड़के नहीं करते। एक्चुअल रिसर्च अगर किसी मैगजीन की मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें लड़कियां ज़्यादा चीट करती हैं, 68%। 68%। लेकिन जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें तो बॉयज चीट करते हैं, मेल चीट करते हैं। क्यों? फीमेल्स की इन्वेस्टिगेशन तो हर मेल करा लेता है, मेल की इन्वेस्टिगेशन आजकल नहीं होती, वो करते ही नहीं है। क्योंकि हर फीमेल को एक पता होता है कि ये मेरा राइट है, कल को ये गलत करेगा ना मैं कोर्ट चली जाऊंगी, कल को ये गलत करेगा ना मैं ये मांग लूंगी, तो वो कराते ही नहीं है। तो उनके अफेयर्स, मैं तो ठीक है बिजी हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, कहाँ मेरे पास टाइम है इसके लिए, मतलब कि रोज सेक्स करने का या अल्टरनेटिव डेज पे या कुछ, तो वो नेचुरली मुंह बाहर ही मारेंगे। दैट इज ऑल। सिस्टम इज सच। यू शुड बी वेरी, यू सी, इक्वेशन शुड बी वेरी नॉर्मल, जो नहीं होती है। जहां पर आपको सोचना पड़ता है तो वहां पकड़ लेते हो। वहां हमारे पास केसेस तो मेल्स के ज़्यादा आते हैं, जब हम पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस निकल आते हैं। क्या आपने पैटर्न ऑब्जर्व करा है, जो लोग घर में दो काम करने वाले हैं, जैसे अल्फा एनर्जी हो गई, फीमेल के अंदर भी हो गई, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं डाइवोर्स के या चीटिंग के? मेरे हिसाब से बहुत बहुत चांसेस इसमें ब्राइट हो जाते हैं जहाँ पर आप लोगों की इक्वेशंस मैच नहीं करती, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अपनी कंपनी में तो अच्छी है लेकिन अपनी वाइफ के साथ नहीं है, तो वहाँ पर डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आपको अपनी करने की आदत है, लड़की को अपनी करने की आदत है, तो ये डिवोर्स 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर हो जाता है। इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि म्यूचुअल दोनों फाइल करते हैं और 2 साल के अंदर अंदर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़के को अपनी कमी नहीं करनी, लड़की को अपनी। हमारे पास एक केस आया जिसके अंदर 6-7 साल से एक दूसरे को जानते थे और शादी हुई और उसके 2 महीने के बाद दोनों ने म्यूचुअल के लिए बोला कि हम तो डिवोर्स लेना चाहते, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही नहीं बैठ रही। तो मैंने हंस के बोला, मैंने कहा आप 6-7 साल से कर क्या रहे थे? आप एक दूसरे को क्या कर रहे थे, क्या मिलते थे, क्या करते थे? आपने इतना भी अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने ये भी नहीं देखा। कहते नहीं, जब मैं इसके साथ रही तो मुझे पता चला कि इसके अंदर कितनी कमी है। राइट? जब ये मेरे साथ घूमता था तो ये मेरे को सेटिस्फाई करता था, मेरे को इंपॉर्टेंस देता था। जब मैं इसके घर आ गई तो इसने फिर अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे नहीं रहना ना इसके साथ। ठीक है। तो अल्फा एनर्जी वाले 2 बंदे का ज़्यादा डिवोर्स होता है, लेकिन जल्दी हो जाता है। जहां पर अल्फा एनर्जी वाले 2 बंदे नहीं होते, एक थोड़ा नीचे होता है, राइट, वो भी जॉब कर रहा है या नहीं जॉब कर रहा, राइट, होम मेकर है, और दूसरा जो है जॉब कर रहा है, राइट, एक 5 लाख कमा रहा है, एक 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा है, या एक बिल्कुल नहीं कमा रहा। उस केसेस में 5 से 10 साल 15 साल लग जाते हैं। ओ अच्छा, एक एज का वो लेके चलते हैं, जैसे जिनका रिलेशनशिप 2 साल का है उनके क्राइटेरिया में क्या होता है, जिनका 5 साल का है और जिनका 10 साल का है, तो उसमें आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व करा कि क्या होता है केस में? मतलब डाइवोर्स लेते हैं या चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप सही हो जाए, वो क्या चाहता है बेसिकली? आजकल ना सुनने की शक्ति लोगों में नहीं है। आज की डेट के अंदर लोग एक दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपनी बात कर रहा है, दूसरे की बात ध्यान ही नहीं देता ना वो। तो जो वो अपने स्टाइल उसको नहीं मिलते तो वो सबसे पहले डिवोर्स लेगा ना। अब रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, आप थोड़ा सा आज आप डिस्कस करते हैं। रेड फ्लैग्स में हम ये देखते हैं कि यार फ़ोन पे ज़्यादा बिजी रहना, ठीक है, पासवर्ड शेयर ना करना, ठीक है, अपनी चीज़ें नहीं बताना, अपनी बातें करना, अपने काम करना, ये करना वो करना, सेक्सुअल लाइफ हमारी सही नहीं है, ये रेड फ्लैग है। ये नहीं है रेड फ्लैग, ये सारे रेड फ्लैग नहीं है। ये हैं रेड फ्लैग लेकिन सारे रेड फ्लैग नहीं। मेजर रेड फ्लैग क्या है? वो लड़की आपको ध्यान ही नहीं दे रही है, वो 15 दिन तो अपने घर में पड़ी हुई है शादी के बाद भी। अगर एक लड़की ने शादी कर ली और 10 दिन के बाद बोलती है कि मुझे अपने मायके जाना है, अब मैके गई और मैके से 15 दिन से पहले आई नहीं, ठीक है, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। एकदम उसको क्या जरूरत है? क्या मेरे अंदर कमी है, मेरे परिवार के अंदर? ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, जाती है वहां से डिवोर्स का एक नोटिस भेज देती है कि मुझे मारते पीटते थे सर, मैंने तो इससे डिवोर्स लेना है। फिर वो आके बात करते हैं, भैया मार पीट नहीं, हम तो कोई बात ही नहीं हुई, तू तो घर गई थी मिलने के लिए
और पता चलता है कि इसका तो बॉयफ्रेंड इसका स्कूल लेवल से है। तो माँ बाप को भी पता था ये चीज़ लड़की की, लेकिन एडमिट ही नहीं करते। फिर उसके ऊपर स्टिंग करना पड़ता है, सारी कॉस्ट रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, सब कुछ निकालना पड़ता है, वो सारी बैठ के एमिकेबली सुलझाने पड़ते हैं सारे काम। मतलब इट्स नॉट ईजी। आई गॉट इट। क्योंकि आपको लीगल पैटर्न भी देखना है, आपको अपने क्लाइंट्स को भी देखना है, आपको सारे सिस्टम देखने हैं। जब आप सिस्टम, आपको लीगैलिटी पता है किसी भी चीज़ की, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल। 5 साल वाले का क्या है जी, बच्चा हो गया, राइट, वो कहता है बच्चा होगा तो ठीक हो जाएगा, ये शायद सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। Correct. इस तरह से उसे बच्चा पैदा ही नहीं करना। तो उस केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर बच्चा हो जाता है वहाँ पर वो फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका साथ देते हैं। ठीक है। पहले केसेस में तो लड़कियां खुद निकल आती हैं बड़ी जल्दी, दूसरे में फैमिली सपोर्ट होती है तब, तीसरा आता है जो रिवेंज मोड का होता है, मेरे बच्चे बड़े होने दो फिर मैं इसकी क्लास लूंगी या फिर मैं इसकी क्लास लूंगा कि इसने क्या क्या किया था मेरे साथ। देयर इज अ बिग स्टोरी ऑफ दिस। ये भी एक केस है जो हमने किया था, वो इसी चीज से मुझे याद आया। 20 साल तक एक औरत, 20 years तक एक औरत रिलेशनशिप को संभालती रही, राइट, और उसे पता था। जब उसने काउंटर किया तो उसके हस्बैंड ने बोल दिया है, सब कुछ है, 2 फ्रेंड, दोनों की शादी हुई हुई है, ठीक है कि नहीं, दोनों साथ में रहते हैं, नेबर्स हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी इक्वेशन रखते हैं। पहली जो फैमिली है हस्बैंड वाइफ की, दोनों न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है। पहली उसका जो हस्बैंड है वो टूरिंग जॉब पे जाता है, ठीक है। जो दूसरी फैमिली है उसके मर्द का उसकी वाइफ के साथ रिलेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है जी, रिलेशन डेवलप हो गया, जॉब कर रहे हैं सारे के सारे, कोई ये नहीं है, अच्छी फैमिली है, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। एक दिन लड़की, वो जो दूसरी वाली फैमिली है, जो जिसका मर्द है जो पहली वाली के साथ इन्वॉल्व हुआ, जो पहली वाली का हस्बैंड बाहर चला गया अपनी टूरिंग जॉब के ऊपर, राइट। तो उस समय क्या हुआ कि जब वो एक दिन आती है तो वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। एक्चुअल में तो डिवोर्स के लिए ये बड़ी अच्छी सबूत थी, अगर कुछ फोटोग्राफ्स हो जाती, कुछ हो जाती, लड़ाइयाँ होती हैं, सारी बातचीत होती है, सब कुछ होता है, बैठ के डिस्कशंस होती हैं, सारी चीज़ों को वो अपने दिल में रख लेती है, ठीक है। कहते ओके, कहते नहीं गलती हो गई, ये हो गया, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं था, हमारे ये रिलेशन थे, चलो कोई बात नहीं, तेरे साथ भी मैं इतने टाइम से इन्वॉल्व नहीं था, मैं, तू ये थी, तू ये कह रही थी, तू वो कह रही थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम डालता है। वो कहते ओके। वो जो पहली फैमिली है उसके लड़के की शादी होनी है। अब 20 साल की उम्र में बच्चे की शादी बहुत कम होती है, राइट। जब उसे लगता है कि अब ये ग्रोन अप एज पे आ गया है इसका लड़का, राइट, क्योंकि इनकी उम्रें भी हो चुकी है, 20 साल बाद उसकी 20 साल की उम्र में नहीं, ये उस समय शादी, क्योंकि शादी तो पुरानी है इन दोनों की, सब दोनों फैमिलीज की। अब बच्चा जो है उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, अब शादी के लायक हो गया, वो 27-28 साल का हो गया। पत्ते वहाँ पर जब एंगेजमेंट कर दी, ये गए, दोनों बड़े प्यार से मिलते रहे इतने साल तक, वो लेडी सब कुछ करती रही, आपस में मिल रहे हैं, खाने खिला रही है, एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, सब कुछ है। वहाँ पर सारे के सारे कार्ड खोल दिए, उनके होटल्स के बिल रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, उसको कोई पैसे दिए वो भी इकट्ठे कर लिए सारे के सारे, वो सारे के सारे उस लड़के की जहाँ शादी होनी है उसके माँ बाप को सारे दिए कि देखो आपका जो होने वाला वो है, क्या कहते हैं, समधी है, वो कैसा है, वो इसके साथ इन्वॉल्व, ये चीज़ और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। उत्तरी, ये तो बहुत तगड़ा रिवेंज है। अब वो लड़की ऐसे नहीं छोड़ती ना, क्योंकि उसे पता है अपना ही घर खराब कर रही है। घर क्या उनसा खराब हो गया, लेकिन उसने उस समय घर खराब नहीं किया, वो रिवेंज मोड पे चली गई। उसने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बताया, उसने सारी चीज़ें इकट्ठी की, जब शादी हुई तो समधियों को सारी चीज़ें बता दी अपने ही पति के बारे में। कोई ऐसा भी केस आया है कि जो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि अपनी वाइफ को मारने के लिए चला गया कि गोली मार दूंगा या ये कर दूंगा, या कर दिया उसने? ऐसा नहीं करा तो किसी ने नहीं, लेकिन
आपस में इनकी क्या होती है बातचीत बाद में, ये हमें तो पता नहीं चलता। हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं आएगा ना कि भाई पता चला कि वो मर गया या ऐसी चीज़ है, क्योंकि देखो हमें वही चीज़ें दिखानी होती है, वही चीज़ें बतानी होती है जितना बंदा सहन कर सकता है। एक बात बताओ, क्योंकि बंदा ही कूद गया, मेरे ऑफिस में आया, मैंने उसे प्रूफ बताया, वो कह रहे मैं तो कूद रहा हूँ जी। भाई मेरे ऑफिस में खड़ा है 4th मंजिल के ऊपर, तो कूद गया और दिक्कत, शांति करे यार, बैठ जा 2 मिनट चाय पानी पी मेरे साथ, क्यों कूदना चाहता? तेरी लाइफ खत्म हो गई, तेरी लाइफ यही थी बस, अब ऐसे नहीं हो सकता। तो उसे सजेशन देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, ठंडे उतारों से गाड़ी पे बिठाना पड़ता है, कहीं कूद ना जाए। काउंसलिंग करते हो बेसिकली उसके बाद आप, ठीक है? कभी कभी ठीक है। अब मुझे ना, हम वही क्वेश्चन पे आ गए कॉम्प्लिकेशन वाले पे कि किस केस में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, पॉलिटिशियन वाले में या अफेयर्स वाले में? क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी प्रोफाइल होगी उसके पास पहुंचना उतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। हाई प्रोफाइल केसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपको? बहुत प्रॉब्लम आती है। पहली बात तो इनको पता होता है कि इनके चक्कर हैं, ठीक है कि नहीं, ये अपनी स्टेटमेंट को वैलिडेट कराने के लिए हमारे पास पैसे खर्च करते हैं, जो मैं नहीं करता, फिर भी वैलिडेट, इनकी सारी बंदों को भी पता होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये अपनी एक टीम अंदर बनाते हैं। हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है, बंदे बहुत लंबे लंबे दिन चलते हैं, गाड़ियाँ चेंज होती रहती हैं, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं। एक गाड़ी में नहीं जाएंगे आप, ना उसमें कोई GPS सेट करवा सकते हो, ना उसमें कुछ कर सकते हो, इतनी प्रिकॉशन ले लेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। जितने हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, वो भले ही पॉलिटिशियंस के हों, भले ही वो बिजनेस फैमिलीज के हों, भले ही वो आपके बॉलीवुड्स के हों या कहीं के भी हों, या मतलब कि साउथ का हो या टीवी की कुछ हो, तो उस केसेस में हमें इश्यूज आते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं हमें। इसमें से एक चीज़ बताना, डिफ़िकल्ट ज़्यादातर बिजनेस ओनर को पकड़ना होता है, या फिर जैसे समझ लो कि बिजनेस ओनर है तो एजुकेटेड है, एनालिटिकल है, दिमाग शार्प काम कर रहा है, चीज़ें पता है उसको क्या हो सकती है, या नॉर्मल लोगों को पकड़ना ज़्यादा आसान है, या एक बिजनेस ओनर जो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है उसको दुनिया का पता है? ना तो मैं बिजनेस ओनर बोलूँगा, ना मैं नॉर्मल आदमी बोलूँगा। मैं उस आदमी को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है जिसे पता होता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही, अब होगी। जिसकी बीवी राज खोल देती है, जिसका पति राज खोल देता है अपनी बीवी के आगे, अगर बीवी की इन्वेस्टिगेशन कराता है, राइट, उसे कहीं से हिंट मिल जाता है तो मैं बताऊंगी तो क्या है, मैं कराती हूँ तेरी इन्वेस्टिगेशन, वो कहती करा, कुछ मिल जाए तो मुझे बता देना। वहां से आप कहाँ पकड़ लोगे? वो हमारे लिए सिरदर्दी होती है। वो बिजनेस ओनर हो या वो नॉर्मल इंसान हो, आपको बताना नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कंपनी को हायर करते हो तो यू हैव नॉट टू टेल एनीथिंग, यू हैव नॉट टू गिव एनी हिंट टू योर स्पाउस, राइट, कि आई एम डूइंग दिस जॉब, राइट, एंड आई विल कैच यू। इट इज नॉट लाइक दिस। प्लीज काम रहो। आपके लिए डिफिकल्टी खड़ी कर दोगे, आप बता दोगे। दूसरा, अगर आपको कोई, हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक हफ्ता से 21 दिन की एक इन्वेस्टिगेशन डाली, एक हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में, हम रिपोर्ट्स भी उसे डेली नहीं देते हैं, हमारे पास आ भी जाती है तो हम हर वीक के हिसाब से पैसे लेते हैं, हर वीक की रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। और जब हम वीक की रिपोर्ट डिस्कस करते हैं फिर बोलते हैं आगे कंटिन्यू करवाना है तो बता, ये तेरे को रिजल्ट मिल चुके हैं, अब तो डिस्कस कर। क्योंकि अगर बीच में आपने बता दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बीच में बता दिया और आपके क्लाइंट ने वो अपनी जबान खोल दी, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम क्लाइंट को समझाते हैं कि भाई आप धमकियां मत दो किसी को कि हम ये करा लेंगे वो कर। अगर दी हुई है या पहले किसी से इन्वेस्टिगेशन कराई हुई है, किसी इन्वेस्टिगेटर से, अगर वो पकड़ा गया या कुछ हुआ, प्लीज़ हमें बताओ, हर चीज़ हमसे ओपन हो, हमें बताओ, तब तो करने का फ़ायदा, नहीं तो नहीं। तो मेरे लिए दोनों ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। बाकी जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, राइट, वो उतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेगा, नेचुरल, ये तो है ही है, ये नॉर्मल लॉ है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें वो मतलब कि अगर दोनों को नहीं भी पता है तो बिजनेस वाले को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। पुरी साहब एक बात बताओ कि इतने सारे केसेस आते हैं आपके पास, दिमाग हिल जाता होगा क्योंकि दिमाग इतनी डायरेक्शन में सोचता है, मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर भी आती होगी जब आप सामने से ले रहे हैं, तो माइंड को कैसे बैलेंस करते हो, क्या करते हो उसके लिए?
ये तो बाउंसर मार दिया आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ के। यू सी, ऐसे के लिए मैं लोगों को तो नहीं बता सकता, मैं अपना ही बताऊंगा जो मैं करता हूँ भाई। सिंपल सी बात है, पानी ज़्यादा पीता हूँ, ठीक है, और म्यूज़िक सुनता हूँ, तो उससे ठीक हो जाता सर? म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी। मैं हिंदी म्यूज़िक का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मैं हिंदी म्यूज़िक सुनता हूँ। मैं पिक्चरें देखना पसंद नहीं करता, मैं सीरियल्स देखना पसंद नहीं करता, मैं टीवी में न्यूज़ सुनना भी पसंद नहीं करता, मैं किसी के इंटरव्यू देखना भी पसंद नहीं करता। मैंने आज तक अपनी बेटी के यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू एक भी नहीं देखा होगा। मैं अपने इंटरव्यूज नहीं देखता, क्योंकि क्या होता है कि आप अपने अंदर जब नेगेटिव एनर्जी लाओगे, ठीक है कि नहीं, आपके पास नेगेटिव एनर्जी आप अपने क्लाइंट को भी दोगे। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं कूल रहता हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं म्यूज़िक चलता रहे, मेरे घर में 24 आवर्स म्यूज़िक चल रहा है, मैं सो गया म्यूज़िक बंद हो गया, मैं उठा फिर म्यूज़िक चल रहा है, आई एम कूल। कोई भी चल रहे हैं, वो किशोर कुमार के गाने हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने हैं, लता मंगेशकर के गाने, कोई भी है चल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, दैट्स इट। मतलब कि आपको कूल रहना है, क्योंकि ये एनर्जी अगर नेगेटिव आपके अंदर घुस जाती है तो आप हर किसी पे डाउट करोगे, आपके क्वेश्चंस हर किसी के ऊपर होंगे। आप आगे देखोगे, पीछे देखोगे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इन्वेस्टिगेशन हमसे कराते हैं, उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, फिर भी वो चलते हैं तो आगे पीछे देखते रहते हैं। और फिर मेरे ऑफिस में आएंगे, पुरी साहब एक बंदा खड़ा था इधर लिफ्ट के पास, क्या वो बंदा आपका बंदा था? क्योंकि मैंने देखा वो नीचे भी मेरे साथ आया। अरे यार, लिफ्ट पे 4th फ्लोर पे तू आया हुआ है, 4th फ्लोर पे उसने भी नीचे जाना है, वो खड़ा है, तब तक लिफ्ट नहीं आई थी, राइट, और तू लिफ्ट से नीचे उतर रहा है तो वो भी उतर रहा है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ अगली दफ़ा तो आए ना कोई, अब दोनों ने इकट्ठे उतरना है, इसमें घबराने की क्या बात है। लेकिन मैं अब उसे समझाता हूँ, मैं कहता देख अगली दफ़ा आए ना, वो बंदा खड़ा है तेरे से पहले खड़ा है, कहता हाँ जी मेरे से पहले पड़ा है। मैं कह उसे, तुझे तो ये नहीं पता ना, उसे तो ये नहीं पता कि तू कहाँ उतरेगा। कहता नहीं, जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की होगी वहाँ मेरी गाड़ी तक आ सकता है वो। मैंने कहा ओके। मैंने कहा तू एक काम करना, उसे जाने देना, लिफ्ट से उतरने देना, और तेरी गाड़ी अगर लोअर ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है तो तू ग्राउंड फ्लोर पे उतर जाना, तू फर्स्ट फ्लोर पे उतर जाना, और मैं ए ब्लॉक में बैठा हूँ तो बी ब्लॉक से नीचे उतरना, और अपनी गाड़ी तक 15 मिनट बाद पहुंचना। और अगर तेरी गाड़ी के पास भी वो लड़का मिल जाता है फिर उसे पकड़ना, वो तेरी वाइफ ने लगाया होगा, नहीं तो नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस तरह से लोगों को समझाना पड़ता है, मैं क्या करूं। एक और बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास केस आ रहा है, कोई फीमेल आई आपके पास, ठीक है, एंड आपने उसका केस सॉल्व कर दिया, वो इमोशनली आपकी तरफ पे इंक्लाइंड रहेगी, थोड़ा बहुत तो इंक्लाइंड हो ही जाएगी, क्योंकि आप समझा रहे हो, कर रहे हो और इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप भी ह्यूमन ही हो, एक तरीके से इंसान ही हो। तो क्या कभी आप उस एनर्जी, फीमेल एनर्जी की तरफ इंक्लाइंड हुए हो? ऑफर तो करा होगा कभी ना कभी किसी न किसी। बहुत ऑफर्स आए हैं ऑनेस्टली, राइट, जवानी में ज़्यादा आए लेकिन क्या होता है कि एक बारी तुम जब इस प्रोफेशन में, क्या एक किसी भी प्रोफेशन में घुस गए, ठीक है, हमारे पास मॉडल्स आती हैं, ठीक है कि नहीं, छोटी छोटी यंग उम्र्स की मॉडल्स होती है, उनके केस सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद ऑफ़र करती है। किसी के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, वो अपनी ज्वेलरी देने के लिए तैयार होती है, हम ज्वेलरी मना करते हैं, हम कहते हैं ज्वेलरी तू बेच के आ जा, हमें दे देना, ठीक है कि नहीं, वो बेच के आ जाती है, काम करा लेती है हमसे नेचुरल, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उसके बाद कहती है कि आप भी मेरे साथ ये कर सकते हो। अब क्या होता है कि आपको एक लाइन खुद खींचनी पड़ती है। अगर आप मानव हो, आप इंसान हो और आप ह्यूमन बीइंग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन में किसी के साथ भी जोड़ोगे। जितनी मर्जी खूबसूरत लड़की आए, जितनी मर्जी खूबसूरत से खूबसूरत हो रहा है, मेरे लिए मेरे बच्चों के बराबर है। मेरे से बड़ी है तो मेरी माँ बहन है, मेरे से छोटी है, भले ही 55 साल की है, भले ही 20 साल, मेरे बच्चों के बराबर है। मैं अगर उसके लिए नेगेटिव सोचूंगा तो मैं धंधा नहीं कर रहा, मैं अपना प्रोफेशन में नहीं हूँ, मैं तो फिर नेगेटिव हूँ ना। तो मेरे को नेगेटिव ही नहीं होना, मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर मैं उसकी तरफ गलत निगाह से देखूंगा तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, सो आई डोंट डू दिस, आई टोटली रिफ्यूज। एंड आई हैव गॉट so many offered in my
यंग डेज ऑल्सो एंड राइट नाउ ऑल्सो, कि चलो मिस्टर पुरी आप मेरे साथ कॉफ़ी पी लेना, आप तो कॉफ़ी के लवर हो, चलो इस होटल में मिलते हैं, कॉफ़ी पी लेना। हाँ बिल्कुल मिलूंगा जी, कोई ऐसी बात नहीं, आपसे कॉफ़ी पीऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। ना मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ना मैं उससे मिलता हूँ। दैट इज़ द थिंग। क्या कोई आप ऐसा किस्सा बताना चाहोगे, मतलब बॉलीवुड का, मतलब पुराना हो चुका है, या अगर आप बिना नाम लिए कुछ कोई केस स्टडी बताना चाहोगे? बहुत है, बहुत है। बंदा अपनी वाइफ को यूज़ कर रहा है, ठीक है, काम लेने के लिए। टीवी इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, अपनी वाइफ को यूज़ कर रहा है। कैसे यूज़ कर रहा है? ऑफर करता है, मेरी वाइफ की साथ इन्वॉल्व हो जाओ, आई वॉन्ट वर्क, एंड वाइफ इज ऑल्सो हैप्पी विद दैट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट वाइफ की तरफ है ही नहीं। तो मतलब इसका कोई ईमान धर्म तो है नहीं फिर देखा जाए तो। एक्चुअली क्या चीज़ है, वाइफ को भी पैसे चाहिए, उनको भी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, उनको भी सिस्टम चाहिए। टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं ये, राइट, ये काम कर रहे हैं। अब हस्बैंड जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, राइट, वो गे है, ओके, बाइसेक्सुअल है, गे भी नहीं कह सकता उसे मैं, सेम सेक्स के लिए नहीं, बाइसेक्सुअल बोलूँगा उसे। दोनों के साथ मतलब। दोनों है, राइट। अपनी वाइफ को कहता है देख तूने काम करना है तो मेरे को तू इंट्रोड्यूस करवा दे, मैं काम करूंगा तो तू मुझे मेरे लिए काम कर दे। घर में फैमिली में पैसा तो आएगा ही, राइट, कोई बच्चा नहीं है, उम्र भी बड़ी है, राइट, काम कर रहे हैं। आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, ओपन रिलेशनशिप, बहुत फेमस है, और लोग खुशी खुशी उसमें रहते हैं कि भाई ठीक है मैं तेरे साथ हूँ लेकिन उसके साथ भी हूँ। ऐसे केसेस भी देखे आपने? बिल्कुल है, ऐसे केसेस बिल्कुल आते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस भी आते हैं, ऐसे बॉलीवुड के केसेस भी आते हैं, राइट, बहुत आते हैं। ओपन, यू लिव योर लाइफ, आई लिव, और पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ, मुझे इसके साथ इन्वॉल्व रहने दे, तू जिसके साथ मर्जी इन्वॉल्व, तूने जो करना है कर, जितना मर्जी पैसा तूने। मैं पंजाबी आदमी को कहता ना रोड़ना नाली दे अंदर किसी पैसे नू, कहता रोड़ दे मैनू दिक्कत नहीं, लेकिन मैनू अपनी लाइफ जीन दे, तू अपनी लाइफ जी। समथिंग आई हैव टू डू माई लाइफ, आई हैव टू डू माई टर्म्स एंड यू हैव टू डू इट। पर वो रहते क्यों हैं फिर एक साथ, जब उन्हें ठीक है स्टेटस के लिए, स्टेटस, सोशल स्टेटस, सब कुछ इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, हर पार्टी में इकट्ठे जाना, हर इवेंट्स में इकट्ठे जाना, राइट। अंदर के रिलेशंस अलग हैं सारे के सारे। एक केस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो मैंने देखा है, जैसे किसी की शादी होने वाली है ना, और लड़कियां वाले पता कर रहे हैं कि भाई वो क्या जॉब करता है, कितना कमाता है, एंड मोस्टली उस चीज़ में लड़के वाले या लड़का कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाता है, अपनी इनकम को ज़्यादा ही बताएगा। ऐसा केस कोई आपने देखा है? बहुत केसेस आते हैं, करेक्टर और फाइनेंशियल सारे पंगे होते हैं ऐसे। करेक्टर और फाइनेंशियल्स दो चीज़ें। जो बिजनेस फैमिली होगी वो फाइनेंशियल्स अपने बताएगी नहीं, वो कम बताएगी। जो नॉर्मल फैमिली होगी, जो जॉब वाली फैमिली होगी, अपने फाइनेंशियल लड़का अपना ज़्यादा बताएगा। दैट इज ऑल। जिसके पास जितना मोटा क्रेडिट कार्ड, लड़कियों को ये समझना चाहिए कि उसके पास अगर वो पेमेंट कर रहा है, वो डेबिट कार्ड से कर रहा है या क्रेडिट कार्ड से कर रहा है। अगर वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है तो कौन सा क्रेडिट कार्ड है। एक क्रेडिट कार्ड को एनालाइज करके आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो इसकी कि पर मंथ की इनकम क्या होगी, कितने लाख रुपए ये महीने के कमाता होगा जो उसके पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि उसकी एक लिमिट्स हैं। कितना ये पासपोर्ट, इसका पासपोर्ट है, कितनी दफा बाहर गया हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज में गया हुआ है, कहाँ कहाँ ये जाता है, इसके शौक क्या है, राइट। आप सब चीजें एनालाइज कर सकते हो, लड़की के बारे में भी लड़के के बारे में भी। पुरी साहब, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बात भी ख़त्म नहीं हुई थी जो मैं आपको नैनी वाला एग्जांपल दिया था। नैनी वाला एग्जांपल दिया था ना कि एंड यू आर द स्मार्टेस्ट गाय जिससे मैं आज तक मिलोगे। मेरी बात भी ख़त्म नहीं थी, एग्जांपल भी ख़त्म नहीं होता, और आपने उसका आंसर दे दिया था। मैं मतलब तारीफ नहीं कर रहा आपकी, मतलब ये मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है, एंड आई लव इट। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है कि मैं सेल्स में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, एंड हमारा एक पैटर्न रहता है कि हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि जैसा आपने बोला कि मैं क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, उसके सारे पेन पॉइंट सुनता हूँ। सेम चीज़ हमारे साथ होता है कि किसी को सेल्स करना है तो उसके पहले शांति से बैठ के पेन पॉइंट सुनो और बेचो मत, जस्ट मेक देम बाय, है ना, कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम ये करवा देंगे, देख लो,
वो ऑटोमेटिकली कह देता है कि हाँ आपका पास्ट रिकॉर्ड ये है, लेट्स डू इट। एंड मैं इम्प्रेस्ड हो गया आपके उस वाले आंसर से, जैसे ही आपने बताया। थैंक यू। मैं ना, और आप ना, पता है एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है आपके अंदर, कि आप ना एक्सप्रेशन से लेके हर चीज़ ऑब्जर्व करते हो, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, क्या है कैसे है। एंड आप अपने बारे में चीज़ें पता नहीं चलने देते, क्योंकि आपका नेचर इस तरीके से है कि सामने वाला आपको एनालाइज भी करने की कोशिश करेगा ना, आप करेगा अरे यार ज़िंदगी मज़े में चल रही है। ये तो पैटर्न है आपका। देखो, एक और चीज़ मुझे जाननी है आपसे कि क्या फ्रेमवर्क होता है आपका कि किसी भी बंदे को एनालाइज करने का, या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या क्या कर रहा है, आप क्या SOP है बेसिकली, क्या पैटर्न है, पहले क्या देखते हो, फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो? एक फ्रेमवर्क में जानना चाहता हूँ आपसे। वो कितना जुड़ा हुआ है आपसे जो बात कर रहा है, उसकी आंखें आपके साथ मिल रही है नहीं मिल रही है, आई कांटेक्ट उसका कैसा है, उसके हाथों की मूवमेंट्स कैसी हैं, ठीक है कि नहीं, वो अपनी गर्दन कितनी हिला रहा है, वो अपने शोल्डर्स कितने हिला रहा है, राइट, वो अपनी बात को कितनी दफा रिपीट कर रहा है एक ही चीज को। अगर एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वो ऐसा पक्का खिलाड़ी है कि वो एक ही बात को बार बार बोल रहा है आपके आगे, राइट, और आप उसे एनालाइज नहीं कर पा रहे। और जो आंखें नहीं मिला रहा वो भी झूठ बोल रहा है, या इधर उधर देख रहा है, आपसे बात ही नहीं कर रहा ना। और दूसरा, वो अपनी स्टेटमेंट को वैलिडेट कराना चाहता है, हाँ जी सर मुझे लगता है यही है, मैं पता है यही है, अब आपने पकड़ना है। आपको कैसे पता? आपने काम किया इसके ऊपर? नहीं। करवाया किससे? नहीं। तो आपको कैसे पता? दैट इज द थिंग, यू सी, एनालिटिकल स्किल्स, आई ऑलवेज से अबाउट दैट, इट शुड बी द स्ट्रॉन्ग एंड बी कूल। प्रॉब्लम किसको नहीं आती यार। मैं जिंदगी का कहते साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं सिगरेट नहीं पीता, आई एम सॉरी, बट धुएं का मतलब ये नहीं होता, एंजॉय, रिलैक्स लाइफ, ठीक है कि नहीं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच्चा दुनिया वालों मैं खिलाड़ी। यू आर लाइक अ वेरी एनालिटिकल पर्सन, आई लव इट। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो हर चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद दे टेक अ डिसीजन, और आपको ये भी परवाह नहीं होती कि वो सही होगा गलत होगा तो आई विल मेक इट राइट। दैट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बट फैब्रिकेट नहीं करूँगा कुछ भी चीज़, मेक इट राइट से फैब्रिकेशन नहीं है, जो रियलिटी है वही बताऊँगा, और बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे पार्ट हो जाऊँगा, जो आपको लगेगा भी नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं आपसे दूर चला जाऊँगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मुझे बुलाओगे मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन दूरी ऐसी हो जाएगी कि मैं आपसे मिलूंगा नहीं खुद, क्योंकि हमारी इक्वेशन नहीं बैठ रही। दैट इज द थिंग, इक्वेशन ऑलवेज बैठनी चाहिए हर इंसान के साथ। आपको हर किसी की इज्जत करनी है, वो आपसे उम्र में छोटा है, वो आपसे उम्र में बड़ा है, उसका तजुर्बा आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, वो आपके यहाँ नौकरी करता है, वो पियोन है, उससे भी आप सीख सकते हो। जब तक आप मर नहीं जाते, आपको सीखना है हर किसी से, और आप स्टूडेंट बन के रहो, आपको बड़ा मजा आएगा इस जिंदगी को जीने का। एक और चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि मेल फीमेल का लॉयल्टी टेस्ट कराते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों में फीमेल क्या टेस्ट कराने आते हैं? वो भी लॉयल्टी टेस्ट कराने आते हैं? लॉयल्टी टेस्ट, और इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स? फाइनेंस, फीमेल्स को मेजर जो है वो फाइनेंस देखना होता है लॉयल्टी के साथ साथ। वो कहती है हाँ ये बंदे को मैं तो कर लूंगी, क्योंकि 3 दफ़ा मिलती है, सिर्फ 2-3 दफ़ा वो बंदा सेलेक्ट कर लेती है, ज़्यादा नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा क्या बोल रहा है, कैसे बैठ रहा है, क्या बातें कर रहा है, वो सारी चीज़ समझ आ जाएंगी उसे। वो अपने आप को बहुत खिलाड़ी समझती है। मैं किसी फीमेल को गलत नहीं बोल रहा, खिलाड़ी होंगी, लेकिन क्या होता है कि मेजर उनको चाहिए फाइनेंस, इन्वॉल्वमेंट। वो उनका कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने बहुत लड़कियों से बातचीत की है, बहुत लड़कों से बातचीत की है, लेकिन लड़कियां यही बोलती है, कहती सर हम उसे ये बता देते हैं कि देखो तुम आज तक 1 के साथ थे या 10 के साथ थे, वो तुम्हारा पास था, मुझे तुम्हारे पास में घुसने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पास से जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे उतनी जल्दी मुझे राइटिंग में कमिटमेंट दे दो। राइट? अब आदमी घबरा जाता है कि मैं इसे लिख के दे रहा हूँ कि मेरा 10 लड़कियों के साथ चक्कर था, ठीक है कि नहीं, और अब नहीं होगा, और उससे पूछ रहा हूँ तो वो दे नहीं रही, क्योंकि फीमेल हमेशा बढ़िया गेम खेलती है। इन लड़कों को भी समझना चाहिए ये चीज़। कैसे? उससे तो लिखवा लेगी, खुद तो लिख के नहीं देगी ना, अपने भी तो चक्कर होंगे।
ये तो नहीं आप कह सकते ना कि अपने चक्कर नहीं होंगे। तो इसलिए जो भी काम करना है वो ड्यूल करो, दोनों करो। मेडिकल टेस्ट कराने हैं दोनों कराओ, जेनेटिक मेडिकल कराना है दोनों कराओ, फाइनेंस चेक दोनों की वो देने हैं एक दूसरे को, दोनों दो, राइट। अगर तेरे फाइनेंस ये है तो मेरे फाइनेंस ये है, एवरीथिंग। मेरी इन्वेस्टमेंट ये है, तेरी इन्वेस्टमेंट ये है, मेरी लायबिलिटी ये है, तेरी लायबिलिटी ये है। हर चीज क्लियर करके चलो। पर इस मामले में ज़्यादातर मेल ढक्कन है, देखा जाए तो मेल ढक्कन है इस तरीके से देखा जाए तो। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आई विल नॉट से स्मॉल ढक्कन, बिग ढक्कन। बिग ढक्कन। बड़े, क्योंकि ना केयर फ्री होते हैं ना ये लड़के, हाँ हाँ केयर फ्री है, इनको कोई लेना देना ही नहीं है। करेक्ट। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो ये सोच लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है क्या नहीं हो सकता। छोटे से छोटा तुम ये भी सोच लो यार, आगे ज़्यादा जाके से ज़्यादा बहुत तो कुछ हो छोड़ दो, तुम छोटे से छोटा सोच लो क्या हो सकता है। दैट इज कॉल, क्योंकि वो केयर फ्री होते हैं जनरली मेल। बीच में मैंने बहुत सारे केसेस यूट्यूब पे ऐसे देखे कि कोई लड़का NRI है और वो वहाँ से प्रोफाइल बना लेता है बहुत बढ़िया अपनी, यहाँ से गए हुए, जैसे पंजाब से लोग जाते हैं बहुत, गुजरात और पंजाब, हाँ कनाडा चले जाते हैं, गुजरात से भी जाते हैं, पंजाब से भी जाते हैं, और वहाँ से ना लाइफस्टाइल दिखाते हैं अपना कि हम ऐसे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम यहाँ ये कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह जाके दिखा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजी, उनसे बात करा, घुमा फिरा देंगे आके, और फिर पता लगता है कि उनका बैकग्राउंड वैसा कुछ था ही नहीं। ऐसा भी कोई केस आया आपके पास? बहुत केसेस आते हैं ऐसे 70% फ्रॉड होते हैं। अच्छा, 70% फ्रॉड है। तो उन्हें ये नहीं डर रहता कि भाई बाद में तो पता लग जाएगा कि तू डोमिनोज में काम कर ऐसी रहा अपनी है? प्रोफाइल बनाते हैं, वो जगह ऐसी लेते हैं, राइट। वो लड़की को रखते 5 स्टार होटल में। क्योंकि मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात बता दूं कि अगर किसी को तुम 5 स्टार होटल में की सुविधाएं दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट में उनको खाना खिला रहे हो, अच्छे लेके जा रहे हो, गाड़ी में घुमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप उसको गिफ्ट भी भेज रहे हो, और एक दफा आप मिलने के लिए आते हो और कहते हो जी मैं कस्टम में फंस गया, मैं तेरे लिए 10 लाख का गिफ्ट ला रहा था, ठीक है कि नहीं। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो वो करेंगे तो इंडियन करेंसी मांग रहे हैं, अब उनको रिश्वत और लेने पड़ेंगे, उनको तो 5 लाख रुपए पकड़ाना है, मेरे पास तो है नहीं। तो वो कहते हैं चले यार इतना पैसा तो खर्च करता है, हम तो वो भी आए, सब कुछ हो गए, ये कुछ हो गया, वो हो गया, तो ठीक है यार कोई बात, दे दो। अगर ऐसे उसने 10, 12, 15, 20 घर बना रखे, फिर क्या होगा? आप एक 5 लाख की फिगर को 20 लोगों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने रुपए हो गए? 1 CR, 1 करोड़ पहुंच गया पूरा, खत्म, कमा लिया। अब आगे ढूंढेंगे। अरे फ्लेम वर्क पे जो आपका ये है, ये क्या बोलते हैं, हिंज है, ये कौन सा डेटिंग ऐप जो है, यहाँ पर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लड़कियां भी बनाती हैं, लड़के भी बनाते हैं, यहाँ पर भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। एक नहीं 10-10 लड़कों के साथ होती हैं लड़कियां, और लड़के भी एक नहीं 4-4, 5-5, उनकी प्रोफाइल्स भी अलग अलग बनी होती है। मजेदार बात, जब आप उनको सर्वनेस करते हो, एक लड़की को फॉलो कर रहे हो, वो अब लड़की के साथ कमिटमेंट हो गई, मेरी तो प्रोफाइल उड़ गई वहां से, दूसरी लड़की के साथ मिल रहा है, तीसरी लड़की के साथ मिल रहा है। आप जब उनकी इंक्वायरी करते हो तो देखता है यार ये बंदा तो यहाँ पे ये प्रोफाइल बना के बैठा हुआ है इसके ऊपर। जब आप अंडर कवर करते हो, क्योंकि अंडर कवर इज अ बेस्ट ऑपरेशन, आई टेल यू, अंडर कवर के बिना गत नहीं है। एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी के पास अगर अच्छे अंडर कवर है तो उसकी सक्सेस है। अंडर कवर एक ऐसी चीज़ है जो उनके साथ मिक्स होकर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। जब अंडर कवर उस लड़की के साथ मिक्स होगा, जब उससे पूछेगा सारी, तो वो बोलेगी कि ऐसे ऐसे, ये तो मेरे इतने साल से है, इसकी तो मेरे साथ एंगेजमेंट भी हो गई, और ये भी हो गया, और ये मेरा होने वाला पति भी है। और आप दूसरे से पूछोगे, दूसरा भी ये बोलेगा, तो समझो कितने लड्डू खा रहा है भाई बैठ के। तो इसलिए प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। हमेशा सावधानियां बरतो। सर्दियां आए तो स्वेटर पहन लो, कवर कर लो अपने आप। पुरी साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है, मैरिड है, दोनों फैमिली इन्वॉल्व है, एंड पता लगता है कि कोई ना कोई किसी को चीट कर रहा है या लड़की चीट कर रही है, तो बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता होगा, बिलीव नहीं होता होगा, ऐसा ना ज़मीन खिसक जाती है नीचे से और इंसान पागल हो जाता है। उस टाइम पे ऐसे केस को आप कैसे हैंडल करते हो? दोनों मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के स्पाउस हैं, राइट। फीमेल जो है वो चीट कर रही है, हम इसको कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो केस में देखना पड़ेगा कि उसको कहाँ पर लगता है कि फीमेल चीट कर रही है।
ठीक है कि नहीं, कैसे चीट कर रही है, वो कोई चीज़ इसे शो नहीं कर रही है, वो कोई चीज़ इसे बता नहीं रही है, या वो अपना टाइम ऑफिस में ज़्यादा लगा रही है, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बिजी है, चीट कैसे हो रहा है वो। तो उस बेस के ऊपर हमें काम करना पड़ता है, राइट। हमने एक केस सॉल्व किया था जिसके अंदर जब हमने डिस्कशन की तो उसने बोला कि मेरी वाइफ जो है वो बाथरूम में टाइम ज़्यादा लगाती है और वो रेगुलर बाथरूम में जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं इसमें मैं कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर वो रेगुलर बाथरूम में जाती है, ठीक है। कहता है कुछ ऐसा डिवाइस वगैरह आप बता सकते हो जो मैं लगा लूँ। मैं कहा भाई आप ढूंढो, हम डीबग करते हैं, हम डिवाइसेस को निकालते हैं, हम बग नहीं करते, आप लगाओ। वो डिवाइसेस मार्केट में मैं आपको बताता हूँ कई मार्केट में आराम से मिलते हैं, मैं आपको सारे मार्केट बताता हूँ, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। आप शॉपकीपर के एड्रेस लो, सबके एक नहीं 10 देता हूँ मैं, आप 10 के पास जाओ, आप मेरा नाम बिल्कुल मत लो, आप अपने हिसाब से बार्गेन करो, अपने हिसाब से लो, अपने जो आपको चीज़ लगती है। भाई लेकर आता है, राइट, लगाता है अपने आप, तो देखता है कि उसकी वाइफ जो है सेक्स चैट कर रही है फ़ोन के ऊपर, मोबाइल सेक्स, और वो भी उसके दोस्त के साथ। ओह, और एक नहीं 3 दोस्त, और तीनों उसके घर में भी आते जाते, और तीनों के साथ एक साथ या अलग अलग टाइम पे? अलग अलग टाइम पे, कभी किसी के साथ कभी किसी का, नहाते हुए। यार अब क्या करें इस दुनिया का, हम तो पागल हो जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं कि ऐसे। एक्चुअली क्या था ना, मैं बताता हूँ, हम इतने बुढ़े नहीं हैं, हम कोई 80-90 साल के नहीं हैं, अभी हम 60 के हुए हैं, 61 चल रहा है। हमने अपने टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं देखी जो आजकल चीज़ें मिल गई हैं। एक फ़ोन, एक सिस्टम्स, कहाँ तुम्हारा दिमाग घुस सकता है, क्या क्या तुम कर सकते हो, ठीक है। कहाँ तुम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में हो, कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आती है। जब हस्बैंड ने उस अपनी वाइफ से डिस्कस किया ना, तो वाइफ ने बोला ये तो मेरा स्टाइल है, मैं तो नेचर है, खत्म, दैट्स इट, इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है। नेचर है मतलब? हाँ, मैं, मेरा ये नेचर है, मैं तो करती हूँ, तू, तेरे को इशू क्या है इसमें। मैं कोई सेक्स तो नहीं कर रही ना किसी के साथ, मैं सेटिस्फाई हो रही हूँ, वो सेटिस्फाई हो रहा है, मैटर फिनिश। तू मत दोस्तों से दूर हो जा। वो बंदा रो रहा है, वो कहती है मुझे इसकी कोई शर्म नहीं है, मैं तो कर रही हूं ना, मेरे को इसी में मजा आ रहा है, तू भी कर जो तुझे मजा आता है, मैं किसी के साथ फिजिकल तो इन्वॉल्व नहीं हूं। व्हाट इज दिस, कहां कहां पर इंसान घुस गया है आज की डेट में। अरे मैं आपको सही बताता हूं, लोग शादी करने से पहले 20 दफा सोचते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर दुनिया चल रही है तो मुझे लगता है आगे लोग शादी कम ही करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना दिया ना तुमने, सिस्टम ही ऐसा बना दिया। सारी चीजें दे दी, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, वाईफाई है, सब कुछ है, हर चीज़ मोबाइल के थ्रू है, फैसिलिटीज़ इतनी हैं। अगर नई जॉब कर रही है, तुम इसे पैसा लेके जा, तुम दे रहे हो, तुम बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, वो कहती है मैं किसी के साथ सेक्स तो नहीं कर रही, मैं तो एक सेक्स चैट कर रही हूँ मोबाइल चैट के थ्रू, बस दैट्स इट, खत्म, मुझे इसमें मज़ा आता है, तू कर ले मेरे साथ। कहने भाई ये क्या मतलब है, उसे नहीं समझ में आता। वो कहा भाई किसके साथ तूने नहीं किया, मुझे ये तो बता दे। तो ये तो चलो मैंने पकड़ लिए, एक तूने बोला, मैंने 2 और पकड़ लिए, और किसके साथ किया ये तो बता दे, मेरे फैमिली में किसी के साथ किया नहीं किया। कहते वो तू ढूंढ। दिस इज वियर्ड। तो उसने गैजेट लगाया ना अंदर, तभी तो पता चला, अगर वो वीडियो गैजेट लगाते ही नहीं अंदर, कहाँ से पता चल जाता। अब वो प्रिवेसी ब्रेक कर रहा है अपनी वाइफ की, मैं नहीं ब्रेक कर रहा। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के क्या क्या मिथ हो सकता है, मतलब लोग क्या मिथ मानते हैं, मतलब उनको क्या चीज़ गलत लगती है और क्या चीज़ सही लगती है, मैं दोनों चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। उनके दिमाग में आता है प्राइवेट डिटेक्टिव तो हमेशा दूसरे के साथ मिल जाएंगे और हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी, राइट। ये दिमाग में लोगों के, ये तो
खाने पे पैसा लेंगे निकल जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. दिस इज ऑल इलॉजिकल थिंग्स, राइट? विच इज थिंग यू हैव टू बी अंडरस्टैंड. आप किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या चीज़ समझ रहे हो, वो कितना पुराना है. आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है कि नहीं? दूसरा, पैसा क्यों लेगा वो किसी के साथ, किसी के दूसरे के साथ? अगर कोई लेता है तो वो एक होगा ना, किसी भी प्रोफेशन के अंदर. अगर आप गवर्नमेंट का कोई प्रोफेशन ले लो, अगर आप प्राइवेट प्रोफेशन ले लो, आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, ठीक है, वो लॉयर्स हो, वो पुलिस वाले हों, वो डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, तो हर डॉक्टर या हर पुलिस वाला या हर लॉयर तो एक जैसे नहीं होते ना. आप एक बेस बना के सबको, मिथ ये है कि यार सारे करप्ट होंगे, ये हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे को दे देंगे, पहली चीज, ठीक है. दूसरी चीज, ये तो भगवान है, कोई सोचते हम यही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, अब हमने पैसे दे दिए, यही इन्होंने काम करना है हमारा. अगर काम कर दिया तो हम हो गए भगवान, अगर काम नहीं हुआ तो हम चोर भी नहीं है, डाकू है, क्योंकि पैसे लूट लिए भाई काफी सारे. सच्चाई को समझना, सच्चाई को अंडरस्टैंड करना, क्या क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, हर इन्वेस्टिगेशन कंपनी को बताना है. जो उनके दिमाग में मिथ है डिटेक्टिव्स के ऊपर, एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को, उसे बिल्कुल क्लैरिफाई करना है बिफोर टेकिंग अ ₹1 फ्रॉम द क्लाइंट, कि ये होगा, ऐसे होगा, ये चीज़ है, ये मत समझिए, आप मेरे पास आए हैं तो कैसे आए हैं, राइट? वो हर चीज़ समझानी पड़ती है. दैट इज द थिंग. एक अच्छा डिटेक्टिव बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप है कि पहले ये वाला कोर्स करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए अच्छा डिटेक्टिव बनने के लिए? अपनी काबिलियत को एनालाइज करना चाहिए सबसे पहले, कि आप क्या बन सकते हो, क्या आपके लायक है कि नहीं है ये चीज़, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं है, आपके अंदर पेशेंस लेवल कितना है, आप परेशान तो नहीं हो रहे, आपके कोई दर्द हो रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके सिर में दर्द है, आपके पीठ में दर्द है, आपके हाथ में है, आप किसी के घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते, आपको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले खुद करो और एक स्टडी बना के हमें भेजो कि ये मैं गया था, ये मैं इस होटल में गया था, यहाँ पर मैंने ऐसे, क्योंकि कैमरे से वो कार्ड से जा रहा था बंदा अंदर, कार्ड के बिना जा नहीं सकता था, मैं इस बंदे के साथ गया, वो 7वीं फ्लोर पर उतर गया, मैं भी 7वीं फ्लोर पर उतर गया, देखो मैं अंदर, उसके एंट्री तक मैंने वीडियो बना दी उसकी, और उसे पता नहीं चला, और वीडियो इतनी खूबसूरत बना दी. यू सी, यू शुड हैव सम क्वालिटी इन योरसेल्फ. आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए कि यू कैन डू द बेस्ट. इफ यू कैन डू द बेस्ट, एनी पर्सन कैन, यू सी, नोबडी कैन डिफीट यू. मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, यू ऑलवेज थिंक दैट यू आर द बेस्ट. यार आप सोल्यूशन खुद निकालो. करेक्ट. आपने गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा देखा होगा, राइट? गुरुजी खुद ये चीज बोलते थे, अपने ते बिलीव करो तो ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ ਲੱਭੇਗਾ. ठीक है कि नहीं? तुसी अगर किसी को मंगोगे, तुसी अगर आप किससे मांगोगे तो वो आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन अपने पे बिलीव करो कि आप सब काम कर सकते हो, आप अच्छा ढंग कर सकते हो, आप दूसरे को गलत नहीं करोगे. आपको अपने साथ एक प्रण लेना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू द बेस्ट. बिलीव द थ्योरी, ऑलवेज गेट सक्सेस एंड गिव ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी टू अदर पर्सन. नेगेटिव एनर्जी वाला बंदा पॉजिटिव एनर्जी लेके जाए आपके साथ. इसका फ्यूचर है आगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी डिटेक्टिव? बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी. पीछे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर वो 25 पॉइंट समथिंग 21 पॉइंट या 25 पॉइंट कुछ 2 बिलियन थी इंडस्ट्री है, और वो 35 तक जाएगी नेक्स्ट 10 साल के अंदर. उसमें अच्छी अच्छी कंपनी, उसका नाम भी है, एक रिसर्च हुई थी पूरी. ठीक है कि नहीं? तो इट्स गुड, दैट्स गुड. आप भी एक आर्टिकल दिखा रहे थे ना, उसमें आपकी कंपनी का 3रे नंबर पे नाम था, क्या था वो? मुझे सेम था, सेम आर्टिकल था. आपने बोल दिया, मैं बोलना नहीं चाहता था. आपकी, वी आर ऑल्सो बिन वर्किंग ओवरसीज, सो आवर नंबर इज 3rd नंबर ऑन दैट आर्टिकल फ्रॉम द टॉप. आप मुझे, दीज आर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज हु आर बिन वर्किंग इन यूरोप एंड अमेरिका. अमेजिंग. पुरी साहब, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया मुझे. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू धैर्य. कोई आखिरी नोट आप देना चाहते हो? ऑब्जर्वेंट बनो जी, काम रहो, ठीक है कि नहीं, और ऑलवेज पॉजिटिव सोचो. किसी ने कोई गलत भी किया ना, तो ये देखो कि गलत हुआ क्यों है ये.
इसमें कोई आपकी गलती थी या बाय डिफ़ॉल्ट गलत हो गया। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलत हो गया तो ये गलती तो हर इंसान से हो सकती है। आपने 1.5 लाख का मोबाइल ख़रीदा, आपने 2 लाख का मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, आपने उसके ऊपर कवर नहीं लगाया, कवर लगा भी दिया, वो गिर गया, राइट, वो टूट गया, तो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में था ही नहीं, वो इतना ही था। ठीक है कि नहीं। आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी ख़त्म हो गई, आप बच गए, तो शुक्र करो कि यार गाड़ी ने अपने ऊपर ले लिया, मैं बच गया। अगर उसके लिए रोगे और दूसरे को गालियाँ दोगे, वो तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है। Believe yourself, I always say about that. Calm personality, cool, believe yourself. That I want to say. Everyone. अमेजिंग, बहुत मज़ा आया पुरी साहब आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच इतनी दूर से आने के लिए एंड इतनी वैल्यू डिलीवर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू देयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमने एक और बहुत तगड़ा पॉडकास्ट बना है। अगर आप लोगों को जानना है, सीखना है, तो क्लिक करो उस वाले पॉडकास्ट पे। मैं मिलता हूँ इस वाले पॉडकास्ट में आपसे।